Very good evening, everybody. I welcome you all in the weekly session of CPS Mastery. मैं संदीप पटेरा आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीकली सेशन के अंदर। दोस्तों, अगर आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं और मुझे क्लियरली देख पा रहे हैं, जस्ट कमेंट यस इन द चैट बॉक्स। If you can see me, if you can hear me, just comment yes in the chat box. Hi Nazish, hi Sarita ji, hi Mr. Himmat. Welcome to the weekly session. Hi Richa ji, welcome to the weekly session. आप सबका स्वागत करता हूं। Hi Mr. Namdev, hi Pooja, hi Huma ji, welcome to the weekly session. आप सभी का स्वागत है इस weekly session के अंदर। Hi Sumit, hi Rahul. ग्रेट। और आप सभी को फेस्टिवल शुरू हुए हैं, आज नवरात्रास का पहला दिन है और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रास गाइस। भगवान करे, ईश्वर करे, माता रानी करे, आप सबकी फैमिली में बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, मनी, वेल्थ, हेल्थ, सब कुछ ईश्वर आपको प्रोवाइड करे इस आने वाले फेस्टिवल सीजन के अंदर। आई थिंक आने वाला पूरा एक महीना, राइट, आज से लेकर पूरा एक महीना जो है दैट इज गोइंग इन फेस्टिवल्स चलने वाले पूरा एक महीना पूरे हिंदुस्तान के अंदर। पहले नवरात्रास हैं, देन दशहरा, देन स्मॉल फेस्टिवल्स, देन दिवाली, देन भैया दूज। तो इट इज गोइंग टू बी फॉर होल 1 मंथ, राइट। साल का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। ग्रेट गाइस, थैंक यू सो मच मिस्टर सुब्रत, थैंक यू नाजिश, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग निखिल जी, आपका स्वागत है सेशन के अंदर। ओके, वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर आई स्टार्ट द सेशन। एक इंपॉर्टेंट सवाल इससे पहले कि सेशन की शुरुआत करूं आप सबके साथ। इस बार प्रेजेंटेशंस बहुत डिलेड आई और बिल्कुल लास्ट में आई। मुझे ऐसा लगा क्योंकि फेस्टिवल्स हैं, सब लोग कहीं ना कहीं फेस्टिवल्स में बिजी हैं, तो इमीडिएटली प्रेजेंटेशंस जब मैंने एक दो बार मैसेजेस करे, then a lot of participants ran and submitted your presentation. ऐसा कुछ हुआ इस बार? Hi Mr. Ajay, welcome to the session. Did it happen guys? Did it happen? Right? कोलकाता से आए, ओके। तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने भागते भागते अपनी प्रेजेंटेशंस दी। सबकी बात नहीं कर रहा हूं मिस्टर संतोष, बट बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने भागते भागते अपनी प्रेजेंटेशंस दी। मुझे ऐसा महसूस हुआ सभी, आई थिंक अगर मैंने आई हैव गिवन अ फीडबैक टू अराउंड 25-27 प्रेजेंटेशन, दो ग्रुप्स में बटे हुए हैं। 25-27 प्रेजेंटेशन को मैंने फीडबैक्स दिए और उसमें से मुझे मोर देन 15 प्रेजेंटेशन में ऐसा महसूस हुआ कि ये प्रेजेंटेशन जल्दी जल्दी में दी गई है, राइट। बट नो वरीज, कोई बात नहीं, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। आने वाला एक महीना कुछ ऐसा ही चलेगा। नाजिश प्लीज टेक केयर हेल्थ। नो, रीटेक करना पड़ा। नहीं, कुछ प्रेजेंटेशंस बिल्कुल फ्रेश थी, उन्होंने टाइम लेके प्रेजेंटेशन बनाई थी, कंटेंट लेके बनाई थी, बट कुछ प्रेजेंटेशन मुझे लगा, बट दैट्स ओके। फेस्टिवल का यही फायदा है और यही नुकसान है, राइट। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। बहुत से लोग दांडिया में बिजी होंगे, बहुत से लोग एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत से लोग घर में फैमिली होंगी, बट दैट्स ओके। विनर्स तो मैं लास्ट में अनाउंस करूंगा। आई एम गोइंग टू अनाउंस विनर्स एट लास्ट। विनर्स मैं लास्ट में अनाउंस करूंगा। और क्योंकि मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइट चल रहा था, तो जो हमारे चाय मीट के भी विनर्स थे उनके मैं सर्टिफिकेट्स और उनकी कैश प्राइजेस में आपको नहीं दे पाया, तो आई विल बी डूइंग दैट टुमारो मॉर्निंग, राइट। सैटरडे संडे इट वाज अ वीकेंड, वहां पे हो नहीं पाया, एंड मंडे आई वाज कंप्लीटली बिजी सिंस मॉर्निंग। आपने देखा होगा मैंने फीडबैक्स भी आज इवनिंग में 4 o'clock शुरू करे, सो माय शेड्यूल वाज बिजी सिंस इवनिंग, तो आई डिड दैट। बट डोंट वरी, टुमारो मॉर्निंग आपके सर्टिफिकेट्स और आपकी कैश प्राइजेस आप तक पहुंच जाएंगे। आई प्रॉमिस दैट फॉर यू, राइट। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। आर यू ऑल रेडी टू स्टार्ट द सेशन? क्या आप लोग रेडी हैं आज के सेशन को शुरुआत करने के लिए? विनर्स के नाम मैं लास्ट में अनाउंस करूंगा सेशन के, और एक बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट है मेरे पास आज आप सभी लोगों के लिए, तो सेशन में लास्ट तक मेरे साथ रहें। I have a very special announcement for you all guys, so be there with me till end. तो आइए शुरू करते हैं। Mr. Ajay, I request you that your main purpose was to join this course was presentation skill, right? That was your main purpose. So don't forget the main purpose. That is my request to you. उस पर्पस को ना भूलें, एंड कंसिस्टेंटली वीक बाय वीक अगर आपने 8 प्रेजेंटेशन सबमिट करी, and your presentation is going to transform, that is my promise. So don't delay that part. कहीं ना कहीं 10 मिनट 1 घंटा निकाल के 30 मिनट्स निकाल के वीक में प्लीज प्रिपेयर एंड सबमिट योर प्रेजेंटेशंस गाइस, राइट।
आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा सा फेस्टिव सीजन शुरू हो गया, यू नो, ऑल Navratras and Dandiya and festival will be going on, but try to send your presentations. आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को गाइस, विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ. आज जिस टॉपिक पे दोस्तों मैं बात करने वाला हूं, द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू वर्क अपॉन टुडे इज स्टोरी टेलिंग. प्रेजेंटेशन स्किल का, कम्युनिकेशन स्किल का वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट इन द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड स्टोरी टेलिंग. राइट? एक स्टोरी टेलर चाहे तो इतिहास रच सकता है. राइट? आप सुनते हैं महाभारत के बारे में, आप पढ़ते हैं, देखते हैं, तो क्या कहते हैं आप? यही तो कहते हैं कि किसी ने किसी को सुनाई और वो स्टोरी किसने लिखी. दैट इज व्हाट स्टोरी टेलिंग इज. राइट? स्टोरी टेलर्स चाहे तो इतिहास रच सकते हैं. अगर आप स्टोरी टेलिंग सीख जाएं, कहानी सुनाने का तरीका सीख जाएं, तो आपके एग्जाम्पल्स, दूसरों को इंपैक्ट करने का तरीका, दूसरों को मोटिवेट करने का तरीका, हर चीज में आप इंप्रूवमेंट कर जाते हैं इफ यू बिकम अ ग्रेट स्टोरी टेलर. अगर आप एक ग्रेट स्टोरी टेलर बन जाएंगे, देन यू कैन अचीव अ ग्रेट पोजीशन इन कम्युनिकेशन स्किल. डू यू एग्री गाइस? आप किसी भी अच्छे स्पीकर को देखिए, आप अच्छे पॉलिटिशियन को देखिए, अच्छे मोटिवेशन स्पीकर को देखिए, अच्छे सेल्स पर्सन को देखिए, अच्छे डायरेक्ट सेलिंग कोच को देखिए, अच्छे LIC एजेंट को देखिए, अच्छे शेफ को देखिए, अच्छी बुटीक ऑनर को देखिए, उन सभी को कहानी सुनाने की कला आती है. दे नो हाउ टू सेल्स, दे नो हाउ टू टेल स्टोरीज. यस, उन्हें जब वो लोगों से बात करते हैं, कस्टमर से बात करते हैं, इंटरेक्शंस करते हैं, देन दे ऑलवेज शेयर स्टोरीज. वो हमेशा कहानियों के जरिए सुनाते हैं. मैं भी आज, अगर आप मेरे प्रेजेंटेशन को भी ध्यान से देखें, तो मैं भी बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारी स्टोरीज करता हूं. और मिस्टर जीवन हमारी ट्रेनिंग में कहते हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है तो प्रेजेंटेशन टेल्स, स्टोरी सेल्स. प्रेजेंटेशन टेल्स, स्टोरी सेल्स. हमारी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में कहते हैं, जब हम डायरेक्ट सेलिंग को ट्रेन करते हैं, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग, सेल्स, कंसल्टेंट्स को कोच करता हूं, तो हमेशा ये बोलता हूं, प्रेजेंटेशन टेल्स, स्टोरी सेल्स. प्रेजेंटेशन सिर्फ आपकी बातों को दूसरों तक पहुंचाती है. प्रेजेंटेशन सिर्फ आपकी बातों को दूसरों तक पहुंचाती है, लेकिन स्टोरीज जो है आपकी, जो कहानियां हैं आपकी, वो दूसरों को कन्विंस कर लेती है उन बातों के लिए, उस प्रेजेंटेशन के लिए. और यही कला, यही स्किल आज अगले 60 मिनट में आप मेरे साथ सीखने वाले हैं. और मेरे पास आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है जो मैं करने वाला हूं सेशन के लास्ट में. तो बने रहिए मेरे साथ. आइए शुरू करते हैं इस सेशन को गाइस. स्टीव जॉब्स की एक बड़ी फेमस कोटेशन है स्टोरी को लेके, वो आपसे शेयर करना चाहूंगा सेशन शुरू करने से पहले. द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड इज स्टोरी टेलर. दुनिया में, ये मैंने स्टीव जॉब्स ने लिखा अपनी कोटेशंस के अंदर, दुनिया में सबसे पावरफुल व्यक्ति अगर कोई है, इस दुनिया में सबसे पावरफुल अगर कोई है, तो वो है एक स्टोरी टेलर. जो इंसान अच्छी कहानियां सुना सकता है, वही इंसान दुनिया पर राज करने के लिए दोस्तों बना है. द स्टोरी टेलर सेट्स द विजन, वैल्यूज एंड द एजेंडा ऑफ द एंटायर जनरेशन. ओके, इसको एक्सप्लेन करता हूं. वर्ल्ड की या हिंदुस्तान की, आप सब इंडियंस हैं, इंडिया की सबसे पावरफुल स्टोरीज कौन सी हैं जो पिछले हजारों सालों से इंपैक्ट करती आ रही? Which are the stories which have been impacting people? रामायण, महाभारत. राइट? जहां तक मैं महाभारत के बारे में जानता हूं, शायद कहीं 1200 सीसी के अंदर इसको लिखा गया. करीब 600 से 1200 सीसी के बीच में महाभारत और रामायण जो है वो प्रचलन में आई, जो फेमस होनी शुरू हुई. तो देखिए, पिछले 1000 सालों में, 2000 सालों में, 3000 सालों में, 5000 सालों में, अगर आप इन कहानियों को देखते हैं, इन स्क्रिप्चर्स को देखते हैं, गीता को देखते हैं, then you will understand this कि स्टोरी वहां पे बताई गई, जो स्टोरी फेमस हुई, और स्टोरी ने आने वाली कितनी जनरेशंस के बारे में बताया. यस और नो? यस और नो? एंड नॉट
I'm not only talking about one religion here. You talk about any religion. आप कुरान शरीफ की बात करें या बाइबल की बात करें, हर रिलीजन के अंदर, आप जैनिज्म की बात करें या बुद्धिज्म की बात करें, हर रिलीजन के अंदर कहानियों के जरिए उन मैसेजेस को आगे जनरेशन तक फॉरवर्ड किया गया. डू यू ऑल एग्री ऑन दिस? कोई भी स्पिरिचुअल बुक, कोई भी उठा के देख लीजिए, हर किताब में कहानियों के जरिए, कहानियों के एग्जाम्पल्स के जरिए उन इंफॉर्मेशन को जनरेशन 1 टू जनरेशन 2, जनरेशन 2 टू जनरेशन 3, जनरेशन 3 टू जनरेशन 4 पास ऑन किया गया. सबने उसके अपने अपने मीनिंग्स भी निकाले, सबने उनके अपने अपने इंटरप्रिटेशंस भी करी, सबने उसके अपने अपने हिसाब से उसको अडैप्ट भी किया, बट अलग है. बट आप समझिए, एक कहानी जो है, एक स्टोरी टेलर जो है, वो आज की स्टोरी नहीं बोलता है, वो एक जनरेशंस की स्टोरी. अकबर बीरबल की कहानियां अगर आप देखें, आज से थोड़ी ना है. अकबर बीरबल की कहानी अगर स्टोरीज को आप देखें तो वो आज से थोड़ी है. जनरेशन, सालों से वो स्टोरीज चलती आ रही हैं और वो आगे फॉरवर्ड होती रहती हैं. मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूं. जानते हैं मुझे पहली बार रामायण कैसे इंट्रोड्यूस करी गई थी? मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूं. मैं किसी कल्चर में बिलीव नहीं करता कि पंजाबी कौन और गुजराती कौन और महाराष्ट्र कौन और हिंदू कौन. मैं नहीं, मैं लेकिन एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं. मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूं. जानते नहीं, टीवी पर नहीं. टीवी पर तो हमारे घर में टीवी बहुत लेट आया. मेरी उम्र शायद मेरे ख्याल से करीब 10-12 साल की रही होगी जब पहली बार हमारे घर में टीवी लगा. बिल्कुल, मेरी ग्रैंड मदर मुझे पंजाबी में रामायण सुनाया करती थी. कैन यू बिलीव दिस? ये रामायण का शो तो बहुत बाद में आया, वो तो DD1 आया, फिर DD1 के बाद वो शो रिलीज हुआ. ये तो बहुत बाद की बात है. मैं तो बात कर रहा हूं जब आई वाज अ किड, 2-3 साल का छोटा बच्चा मैं. आप बात समझिए, आज करीब आज से 33-34 साल वाले, जब टीवी भी नहीं था शायद, जब टीवी ये रामानंद की साल की रामायण नहीं आई थी मार्केट के अंदर, मैं तब की बात कर रहा हूं. तो मेरी ग्रैंड मदर मुझे पंजाबी में स्टोरी सुनाया करती थी. मेरी ग्रैंड मदर मुझे बोलती थी इत्थे बैजा, और वो पंजाबी में ऐसे बोलते थे, मैं से निखिल सुन, एक राजा सी, ओदा ना सी दशरथ, ओदे 4 मुंडे सीगे, ओदे 4 मुंडे सीगे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न. राम दी बीवी दा ना सी, राम दी बीवी दा ना सी सीता, ओदे 2 मुंडे सी, लव ते कुश. तो ये स्टोरी मैंने लाइफ में पहली बार टीवी में तो बाद में देखी, बट मेरी दादी मुझे 20 मिनट आधे घंटे बिठाकर पंजाबी में कहानी सुना दी रामायण की. पर्पस समझिए, मैं ये क्यों एग्जांपल आपको दे रहा हूं. चाहे वो पंजाबी फैमिली है, या वो अग्रवाल है, या वो जैनिज्म है, या बुद्धिज्म है, ये जो कहानियां हैं, जो कहानियां आप सुनते हैं अपनी ग्रैंड मदर्स, आप भी किसी ग्रैंड मदर बनेंगे, आप भी किसी की मदर होंगे, आप भी कुछ कहानियां सुनाते होंगे. इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. डू यू ऑल एग्री? और ऐसा नहीं कि मेरी ग्रैंड मदर ने वो कहानी खुद बनाई होगी, मेरी ग्रैंड मदर ने भी कहीं सुनी होगी, पढ़ी होगी, रामायण को 50 बार पढ़ा होगा, एंड इट कीप्स ऑन ट्रैवलिंग. तो जो स्टोरी टेलर होता है ना, वो आज के लिए कहानी नहीं सुनाता है, वो आने वाली पुश्तों के लिए एक लैंडमार्क छोड़ के जाता है. वो आने वाली जनरेशंस को क्रिएट करता है अपनी जिंदगी के अंदर. एंड दैट्स व्हाट अ ट्रू स्टोरी टेलर. दैट्स व्हाट अ ट्रू. अगर मैं अपनी लाइफ की कहानी आपको बताता हूं, कोई भी कहानी, जैसे मैंने अपनी ग्रैंड मदर की कहानी आपको बताई, तो अगर 40 लोग यहां पे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 40 में से कम 8 लोग, 10 लोग आगे वो कहानी सुनाएंगे, आगे वो स्टोरी को कहीं ना कहीं शेयर करेंगे. अरे यार, वो बड़ा अच्छा एग्जांपल उन्होंने दिया स्टोरी टेलिंग के ऊपर. कोई अपनी टीम को एग्जांपल दे रहा होगा अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, कोई कहीं बता रहा होगा, कोई अपने बच्चों से, कोई अपनी वाइफ से, कोई अपने हस्बैंड से शेयर कर रहा होगा. एंड दिस इज हाउ स्टोरीज ट्रेवल. एंड एवरीवन हियर, इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, सभी को एक अच्छा स्टोरी टेलर आज बनना है. राइट? तो शुरू करते हैं, कैसे आप बन सकते हैं अच्छे कहानीवाचक, अच्छे स्टोरी टेलर. तो गाइस, रेडी है बनने के लिए? इतना इंस्पायर कर दिया स्टोरी टेलर बनने के लिए, तो अब तो मुझे लगता है आप बिल्कुल रेडी होंगे. आर यू ऑल रेडी टू बिकम अ स्टोरी टेलर गाइस? आज का सेशन थोड़ा सा फिल्मी भी होने वाला है.
थोड़ा सा फिल्मी रहेगा सेशन आज, तो कुछ एग्जांपल्स मैं मूवीज के आज दूंगा, बिकॉज मूवीज आर आल्सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्टोरीज टुडे। ग्रेट, तो शुरू करते हैं। हाय मिस्टर बलदेव, वेलकम। योर स्टोरी टेलिंग स्किल इज इक्वल टू द इम्पैक्ट एंड इम्पैक्ट इज इक्वल टू योर ग्रोथ। जितनी अच्छी आपकी स्टोरी टेलिंग की स्किल होगी उतना ज्यादा आप इम्पैक्ट को क्रिएट कर पाएंगे, जितना ज्यादा आप इम्पैक्ट को क्रिएट कर पाएंगे उतना आपका ग्रोथ, आपका इनकम, आपका नेम, आपका फेम, आपका बिजनेस, ये सब कुछ ग्रो करेगा। राइट तो आपको बेसिकली स्टोरी टेलिंग पे काम करना है, ऑटोमेटिकली आप इंपैक्ट डाल पाएंगे, ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ विल बी पॉसिबल टू दैट। तो शुरू करते हैं। देयर आर 5 पिलर्स ऑफ अ स्टोरी। किसी भी कहानी में अगर ये 5 चीजें हैं, ये 5 पिलर्स हैं, तो वो स्टोरी बन जाती है सुपर सक्सेसफुल। इट्स लाइक अ मूवी स्क्रिप्ट, कि अगर किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर ये 5 चीजें डाली गई हैं तो वो स्क्रिप्ट सुपर हिट बन जाएगी। किसी भी कहानी में प्रेजेंटेशन में अगर ये 5 चीजें डाली गई हैं तो वो प्रेजेंटेशन, कहानी की बात कर रहा हूं, स्टोरी की कर रहा हूं, वो सरिता, वो उस्मा, वो सुपर सुपर सक्सेसफुल बन जाएगी। द 5 पिलर्स ऑफ स्टोरी टेलिंग जो मैं आपको बताने वाला हूं, और इन्हीं 5 पिलर्स पे आपको अगले वीक मार्क्स मिलेंगे। तो अभी तक आप सब समझ गए होंगे जो नए पार्टिसिपेंट में, कि हर वीक की प्रेजेंटेशन के बिहाफ पे आपको मार्क्स मिलते हैं। सब समझ गए होंगे अभी तक जितने भी नए पार्टिसिपेंट पिछले 2 हफ्ते में ज्वाइन करे, कि एवरी वीक जो आप प्रेजेंटेशन देते हैं उसमें फीडबैक के साथ साथ आपको मार्किंग भी मिलता है, जिस मार्किंग के बिहाफ पे आपको 5 कैटेगरीज में, इस बार हमने 5 कैटेगरीज बना ली हैं। पिछली हमारी चाय मीट में डिस्कशन हुआ था कि संदीप सर 5 कैटेगरीज बनाइए और मजा आएगा, तो हमने 5 कैटेगरीज बनाई। तो आप सबको 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं मार्किंग के हिसाब से। राइट, ये नाम मैं लास्ट में अनाउंस करूंगा, लास्ट वीक की प्रेजेंटेशन के रिजल्ट्स है हमारे पास। तो ये 5 कैटेगरीज कौन सी है इस बार की, इस बार आपको किन 5 चीजों पे मार्किंग मिलेगी वो समझिए। 50% मार्क्स तो होगा आपका डिलीवरी का। राइट, 100 मार्क्स की प्रेजेंटेशन होगी, जिसमें से 50 मार्क्स आपके होंगे डिलीवरी कैसे करी आपने, किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज यूज करी, किस तरीके से बैठे, किस तरीके से कॉन्फिडेंटली आपने बोला, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन, आपका पोस्चर, आपका बैकग्राउंड, आपका कपड़े, इसके तो आपको मिलेंगे 50 मार्क्स। और 50 मार्क्स मिलेंगे आपको, जो मैं 5 पिलर बता रहा हूं, 10 मार्क्स का ईच पिलर है, 10 नंबर का हर पिलर है। इनमें से कोई भी पिलर अगर आप छोड़ देते हैं तो आपके 10 मार्क्स चले जाएंगे। तो पिलर नंबर 1 है, दैट इज कॉल्ड द एसेंस ऑफ स्टोरी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एसेंस? व्हाट डू यू मीन बाय एसेंस? एसेंस का मतलब क्या है? What do you mean by essence? Yes, smell, very nice. What do you mean by essence? What do you mean by essence? Everyone, summary, not summary, summary nahi. Not summary. What do you mean by essence? Starting of story भी नहीं. Not seed, not lesson, not importance. भाव काफी करीब है आप. मुद्दा, नॉट मुद्दा. फील इज गुड, थीम इज गुड, वेरी गुड. रेफरेंस, नो रेफरेंस नहीं. क्वालिटी नहीं, इमोशंस नहीं. ये 2 वर्ड समझिए. मैं, देयर आर 2 वर्ड्स, एसेंस वर्सेस इमोशंस. इमोशन लास्ट में एक पॉइंट आएगा, उस पर मैं बात करूंगा. तो मैं एसेंस की बात कर रहा हूं, मैं इमोशन की बात नहीं कर रहा हूं आज. अभी मतलब फिलहाल आज करूंगा इमोशन की भी बात, लेकिन राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एसेंस ओनली. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इमोशन हियर. अल्टीमेट व्हाट मैसेज, नो, अंडरस्टैंड. एसेंस का मतलब है अ फील, अ फ्रेग्रेंस, अ स्मेल. राइट, आपकी कहानी में से अजय साहब, आपकी कहानी में से ज्योति प्रसाद जी, आपकी कहानी में से नितेश, क्या खुशबू आती है? आप किस फ्लेवर की कहानी लेके आए हैं? राइट, जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं. अगर इफ यू हैव वॉच अ मूवी बागबान, इफ यू हैव वॉच अ मूवी मिस्टर राजेंद्र बागबान, तो बागबान मूवी में क्या एसेंस है, क्या फ्लेवर है उसका, किस क्या दिखाती है वो बागबान मूवी? राइट, व्हाट इज द फ्लेवर ऑफ बागबान मूवी? एवरीवन, राइट, रिस्पेक्ट, एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट. या मैं इन शॉर्ट बोलूं, फैमिली.
फैमिली यूनाइटेड, राइट, फैमिली के ऊपर वो मूवी बनी है, तो जो स्मेल आती है, जो खुशबू आती है उसमें से, वो फैमिली के बारे में आती है, लव के बारे में आती है, जो साथ में रहने के बारे में आती है, ये खुशबू आती है। मैं इमोशन की बात अभी नहीं कर रहा हूं, इमोशन की बात लास्ट में करूंगा आपसे, राइट। रिलेशनशिप की खुशबू आती है, फैमिली की खुशबू आती है, बॉन्डिंग, इसके ऊपर वो मूवी बनाई गई। लेकिन वहीं पे अगर मैं बाहुबली मूवी की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट बाहुबली मूवी, केयर, एब्सोल्युटली केयर, राइट, वही मैं बाहुबली मूवी की बात करूं तो बाहुबली मूवी में से क्या खुशबू आती है, व्हाट इज द फ्रेग्रेंस यू गेट फ्रॉम बाहुबली मूवी? नॉट इमोशंस, मैं फिर बोल रहा हूं निखिल कंफ्यूज मत होइए, इमोशंस की बात अभी नहीं कर रहा हूं यहां, मैं सिर्फ एसेंस की बात कर रहा हूं। इमोशन और एसेंस में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है लास्ट में आपको पता लगेगा, जब मैं लास्ट पॉइंट पे पहुंचूंगा, यू विल अंडरस्टैंड, राइट। एब्सोल्युटली, बाहुबली जब आप देखते हैं, यू हैव एसेंस ऑफ पावर, पावर, किंगडम, राइट, किंगडम, स्ट्रेंथ, ये खुशबू आपको उसमें से आती है। आप जब खाना बनाते हैं, राइट, जब आप खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, तो उसमें देखते हैं ना, आपको खुशबू आती है। उसके इंग्रेडिएंट्स तो अलग हो गए, इंग्रेडिएंट्स तो उसमें आलू डले हुए हैं, फलियां डली हैं, या राजमा है, या क्या है, लेकिन उसमें से खुशबू आती है, लौंग की खुशबू आती है, इलायची की खुशबू आती है, खड़े मसालों की खुशबू आती है, राइट, दैट्स अ फ्रेग्रेंस, दैट्स अ फ्रेग्रेंस। हर कहानी का एक खुशबू है, हर कहानी का एक फ्रेग्रेंस है। अगर वो फ्रेग्रेंस आपकी आ रही है, अगर उस कहानी में वो खुशबू लोगों को मिल रही है, तो वो कहानी परफेक्ट जा रही है। अगर वो कहानी में खुशबू नहीं है, जो आप खुशबू क्रिएट करना चाहते हैं, आप एक टीम को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आप टीम में बॉन्डिंग की खुशबू, एक कहानी के जरिए टीम बॉन्डिंग की खुशबू क्रिएट करना चाहते हैं, और वो बॉन्डिंग की खुशबू नहीं आ रही है, तो स्टोरी फेल्स, करेक्ट। आप एक फैमिली मेंबर की काउंसलिंग कर रहे हैं, जिसमें एक कहानी आपने किसी फैमिली मेंबर को सुनाई, तो अगर आपकी कहानी में वो फैमिली बॉन्डिंग की खुशबू नहीं आ रही है, फैमिली बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट वो कहानी नहीं कर रही है, उसका फीलिंग, उसको जो महसूस हो रहा है, उसका जो फ्रेग्रेंस, खुशबू जो आ रही है, वो बॉन्डिंग की नहीं आ रही है, स्टोरी फेल्स, स्टोरी फेल्स। गेटिंग माई पॉइंट? आप मिस्टर अजय अपने क्लाइंट को ग्रोथ की कहानी सुना रहे हैं, किसी अपने दूसरे क्लाइंट की, तो उसे अगर वो ग्रोथ का, उसे खुशबू नहीं आ रही है, उसे वो ग्रोथ फील नहीं हो रही है उस खुशबू के अंदर, उस कहानी के अंदर, कहानी फेल, स्टोरी फेल। तो मैं सिर्फ बागबान की एग्जांपल आपको नहीं दे रहा हूं, मैं आप जो प्रोफेशन में, जिस धंधे में, जिस पोटेंशियल में, उसकी भी बात आपके साथ कर रहा हूं यहां पे। एग्जाम्पल बागबान का है, एग्जाम्पल बाहुबली का है। आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, आप स्टेज पे खड़े होकर सुमित अपनी 4000 लोगों के सामने कुछ कहानी को शेयर करते हैं, लेकिन अगर वो कहानी की खुशबू उनको नहीं आई, सिर्फ बातें रह गई, सिर्फ शब्द रह गए, कहानी फेल, स्टोरी फेल्स। आप आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स बेचती हैं, आप इंश्योरेंस सेल करती हैं, एक कहानी सुनाते समय वो खुशबू उनको नहीं आई, कहानी फेल, स्टोरी फेल। द फर्स्ट पिलर इज योर एसेंस। जो पहला पिलर आपकी कहानी का है, वो है दोस्तों एसेंस। खुशबू क्या आ रही है उस कहानी में से, वो कहानी ओवरऑल किस डायरेक्शन में जाने की सोच रही है, उसका पर्पस ऑफ कहानी का क्या आ रहा है, इन शॉर्ट उसकी खुशबू क्या है। दाल मखनी की खुशबू अलग होती है, शाही पनीर की खुशबू अलग होती है, राइट। दाल मखनी की खुशबू अलग होती है, शाही पनीर की खुशबू अलग होती है, दे बोथ हैव देयर ओन फ्रेग्रेंस ऑफ फूड। आप काठी रोल खाते हैं मिस्टर अजय, कोलकाता रोल खाते हैं, उसकी फ्रेग्रेंस अलग होती है, और आप फाइन डाइनिंग में बैठ के कबाब खाते हैं, उसकी फ्रेग्रेंस अलग होती है। तो दे ऑल हैव देयर फ्रेग्रेंस, और अगर वो नहीं आ रही है तो वो फूड भी फेल और वो कहानी भी फेल। तो फर्स्ट पिलर इज योर एसेंस। इज एवरीवन क्लियर? इज एवरीवन क्लियर? यस अजय, मिस्टर अजय, इमोशंस अलग हैं, फ्रेग्रेंस अलग है, लेकिन दे हेल्प टू कनेक्ट ईच अदर। वो कैसे, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, लास्ट पॉइंट जब आऊंगा तो आपको खुद ही समझ में आएगा मैं क्यों दोनों पॉइंट्स को अलग अलग रख रहा हूं, क्योंकि इमोशन अलग होते हैं, फ्रेग्रेंस अलग होती है, राइट।
तो पहला पिलर जिसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे प्रेजेंटेशन के अंदर, दैट इज योर एसेंस। सेकंड पिलर जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे, दैट इज योर कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर, इस पॉइंट को लिख लीजिए मिस्टर हरिनाथ, कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कंटेंट के। राइट, आप एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप क्या बोल रहे हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूं, समझिएगा। आई गिव यू लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स है। आपकी वाइफ ने, नितेश आर यू देयर, आप हैं यहाँ पे हमारे साथ नितेश? मजाक कर रहा हूं नितेश, एक जोक है, जरा ध्यान समझिएगा। आपकी वाइफ ने नितेश आपको कॉल किया, यू मैरिड नितेश, मैरिड है आप, शादीशुदा हैं? तो जितने शादीशुदा लोग हैं वो इस एग्जाम्पल को समझ पाएंगे मेरे साथ। तो आपकी वाइफ ने नितेश आपको कॉल किया, ये जितने भी मैरिड कपल हस्बैंड है ना यहाँ पे, उस पॉइंट को समझिए। आपकी वाइफ ने आपको, मिस्टर अजय, नितेश आपको फोन किया और आप कहीं बाहर थे, तो आपको याद आया कि ऑफिस में कुछ ट्रिप की प्लानिंग चल रही है या आपकी टीम में कुछ ट्रिप की प्लानिंग चल रही है। तो आपने वाइफ को बोला कि भाई हम लोग ना ट्रिप प्लान कर रहे थे, सैटरडे फ्राइडे सुबह निकलेंगे और संडे रात को वापस आएंगे, ऑफिस तरफ से हम ट्रिप जा रहे हैं, तो मैं जाऊं क्या, निकल जाऊं? 3 दिन की बात है, आ जाऊंगा संडे तक। आप उतने दिन मम्मी घर चले आओ या उतने दिन मैं कोई मम्मी यहाँ रहने के लिए आ जाएंगी, कुछ आपने ऐसी बात फोन पे बोली। अब वाइफ के रिएक्शन का वेट करो। वाइफ ने बड़े प्यार से बोला, हाँ जाओ, जाओ ना, एक काम करो तुम ऋषिकेश में रह लो, एक काम करो तुम नासिक में रह लो, तुम्हें घर आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम जाओ, तुम अपना एंजॉय करो। टेल मी, यहां पे कंटेंट क्या था और कॉन्टेक्स्ट क्या था? जो मैरिड नहीं है चलो उनकी अलग बात है, लेकिन यहाँ पे मैं उस पर भी आ रहा हूं। यहाँ पे कंटेंट क्या था और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या था? कंटेंट तो कह रहा है कि तुम जाओ, वर्ड्स तो कह रहे हैं, शब्द तो कह रहे हैं कि तुम जाओ, लेकिन कॉन्टेक्स्ट कह रहा है मत जाओ। कॉन्टेक्स्ट कह रहा है मत जाओ, कॉन्टेक्स्ट कह रहा है चले मत जाना, गलती से टांगे तुम्हारी तोड़ दूंगी, घर में मत घुस जाना, उसके बाद तुम घर में आके देखो। कॉन्टेक्स्ट कुछ और कह रहा है, कंटेंट कुछ और कह रहा है। राइट, कंटेंट कह रहा है पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्टेक्स्ट कह रहा है लाइफ इज इन डेंजर। और बहुत सारे स्टोरी टेलर्स, बहुत सारे कम्युनिकेटर्स ऐसे हैं जिनका कॉन्टेक्स्ट उनके कंटेंट से मैच नहीं करता है। मैंने ऐसे बहुत सारे स्पीकर्स को देखा है, राइट, वो शुरू करते हैं किसी और पॉइंट से, खत्म होते होते किसी और पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। आपने भी ऐसे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे स्पीकर्स को देखा होगा। दे स्टार्ट विद समथिंग एंड दे रीच विद समथिंग। एक स्पीकर का मैं प्रोग्राम अटेंड कर रहा था, मतलब हम लोग दोनों सेम पैनल के ऊपर थे, 3-4 स्पीकर्स इनविटेशन था वहां पे, तो मैं भी गेस्ट स्पीकर था, वो भी गेस्ट स्पीकर थे। उन्होंने कुछ पेन जेब से निकाला, वो पेन पे एग्जाम्पल शुरू करा, लेकिन जब तक वो एग्जाम्पल खत्म हुआ, वो एग्जाम्पल पेन के बारे में था ही नहीं, वो एग्जाम्पल कहीं और जा चुका था। और आप सबने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा, उनकी कहानियों में, उनकी बातों में, उनकी प्रेजेंटेशन में कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कंटेंट भरा पड़ा है। और ऐसे लोगों को आप देख के, अगर आपको इसकी नॉलेज है, आप थोड़ा मेरे सेशन को अटेंड रेगुलर करते हैं, तो आप ऐसे लोगों को देख के पहचान जाएंगे कि इसके पास कंटेंट बहुत, कहानियां बहुत सुना रहा है, लेकिन कोई भी कहानी इस जो एग्जाम्पल देना चाहता है, जो मेन मुद्दा है, उससे मैच नहीं कर रही। एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, समझ में आएगा। अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल, स्क्रीन पे देखिए मेरे साथ। छोड़ो मत मारो, वेरी फेमस एग्जाम्पल, बहुत फेमस एग्जाम्पल है मेरा कॉन्टेक्स्ट को समझाने के लिए। अगर मैं यहां पे कॉमा लगा दूं, व्हाट डज इट मीन? अगर मैं यहां पे कॉमा लगा दूं, व्हाट डज इट मीन? लीव इट, छोड़ो मत मारो, अरे रहने दे, कोई बात नहीं यार, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, जानबूझ के नहीं करा हुआ, जाने दे उसको, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा नुकसान हुआ है, बियर कर ले, बट छोड़ दे उसको, लीव दिस। राइट, राइट गाइस, सबको यही मतलब है, छोड़ो मत मारो, छोड़ दे मत मार। बट वही अगर मैं पॉज, अगर अलग जगह पे ले लूं, मैं यहां पे पॉज ले लूं, 1 सेकंड का ब्रेक ले लूं, यहां पे छोड़ो मत मारो, उसमें अगर आप मोबाइल फोन से सेशन अटेंड कर रही है, तो थोड़ा सा आप स्क्रॉल कीजिए लेफ्ट राइट में, आपको स्क्रीन दिख जाएगी। अगर आप यही ब्रेक ले लें छोड़ो मत के बाद और तब मारो बोले, तो पूरे सेंटेंस का, पूरे शब्दों का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बदल गया।
द मीनिंग ऑफ द होल स्टेटमेंट चेंज। तो कंटेंट तो सेम रहा, कॉन्टेक्स्ट बदल गया। यस, एंड दैट इज व्हाट कॉन्टेक्स्ट इज। ये है वो कॉन्टेक्स्ट। तो बहुत सारे, और यहां पे बहुत सारे स्पीकर्स हैं जिन्हें मैंने स्टार्टिंग में फीडबैक दिया कि आप जो बोलना चाह रहे हैं, जो टॉपिक के ऊपर आपको स्पीच दिया, आप वो टॉपिक निकल के नहीं आया। आज भी ये पिछली प्रेजेंटेशन में भी मैंने अभी ये जो फीडबैक आज भी करे आफ्टरनून में, इवनिंग में, उनमें भी मैंने 2-3 लोगों को ये स्टेटमेंट बोली है कि आप जो बोल, अदिति शायद अगर यहां पे है, इफ अदिति इज अवेलेबल, कि आप जो बोलना चाह रही हैं अदिति, व्हाट आर यू ट्राइंग टू स्पीक, तो आपने बोला अच्छा, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट निकल के नहीं आया जो हमारा प्रेजेंटेशन का पर्पस था। राइट? मैंने नहीं किया और मैंने ही किया। राइट? मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। सी द स्क्रीन हियर विद मी। सो इज एवरीबॉडी क्लियर गाइस? व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट? सबको क्लियर है कॉन्टेक्स्ट क्या है? इज एवरीवन क्लियर व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट? सो अगर इस हफ्ते आपकी प्रेजेंटेशन का कॉन्टेक्स्ट स्टार्टिंग से एंड में चेंज हुआ, मतलब 90 सेकंड का अगर प्रेजेंटेशन है, 2 मिनट्स का प्रेजेंटेशन अदिति अगर यहां पे है, अगर उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ, अगर कॉन्टेक्स्ट बिगड़ा, कॉन्टेक्स्ट मैच नहीं किया, 0 मार्क्स मिलेंगे 10 में से। तो 10 मार्क्स आपको मिलेंगे कॉन्टेक्स्ट के। आपकी जो कहानी आ रही है वो कॉन्टेक्स्ट से मैच, जो आप कॉन्टेक्स्ट बोलना चाहते हैं, जिस पर्पस के लिए आप वो कहानी सुना रहे हैं, उसे मैच तो करे। आपका मैच ही नहीं करता बहुत बार, आपका मतलब बहुत से लोगों का मैच नहीं करता। राइट? तो सेकंड पिलर आपकी जो स्टोरी का है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट। दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट। इज एवरीवन क्लियर अबाउट कॉन्टेक्स्ट गाइस? इज एवरीवन क्लियर अबाउट कॉन्टेक्स्ट? Context, right? Great. 10 marks for this. Now next 10 marks, स्टोरी की बात कर रहा हूं, कहानी में सारी चीजें आती हैं। तो कहानी में एक आपका फ्रेगमेंट्स आएगा, कहानी में आपका एक कॉन्टेक्स्ट आएगा कि किस पर्पस से वो कहानी आप सुना रहे हैं। किसने स्टार्टिंग में फ्रेगनेंस को पर्पस बोल दिया था, मिस्टर अजय ने मेरे ख्याल से बोला था कि व्हाट इज तो दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट। आपका स्टोरी का पर्पस क्या है, दैट इज व्हाट कॉन्टेक्स्ट। तो अगर पूरी कहानी उसके आसपास ही चलेगी या वही इलैबोरेट करेगी तो ठीक है। राइट? थर्ड इज कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स, कितने लोगों ने शोले मूवी देखी है? हाउ मेनी ऑफ यू सीन द मूवी शोले? और शोले मूवी में कौन कौन से कैरेक्टर्स थे? शोले मूवी में कौन कौन से कैरेक्टर थे, कितने आदमी थे? कालिया, ठाकुर, बसंती। शोले मूवी में कौन कौन से कैरेक्टर थे? 4 टाइम देखिए जीवन साहब, वेरी गुड। कालिया, गब्बर, ठाकुर, वीरू, जय। शोले मूवी में कौन कौन से कैरेक्टर थे? बसंती और जय, वीरू, गब्बर, बसंती। जेलर, जेलर वॉज देयर। हमारी जेल में सुरंग। धन्नो, यस, मैं इसी आंसर का वेट कर रहा था नितेश। धन्नो, धन्नो वॉज द करेक्टर। दादी चाची वॉज अ करेक्टर। सांबा वॉज अ करेक्टर। अंधे चाचा वॉज अ करेक्टर। अगर ये करेक्टर, खान चाचा वॉज देयर, अगर मौसी वॉज देयर, अगर ये करेक्टर्स मूवी में ना होते, सिर्फ जय और वीरू ही होते, सिर्फ ठाकुर होता, तो क्या मूवी पॉसिबल थी? क्या कहानी बनाना पॉसिबल है? क्वेश्चन समझिए मेरा। अगर ये इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हर जगह पे, चाहे वो जेलर था या वो बसंती थी या वो धन्नो थी या वो सांबा था या वो कालिया था या गब्बर था या जय था या ठाकुर का नौकर था, रामू था, अगर ये करेक्टर्स ना होते तो मूवी कभी हिट नहीं हो सकती। हमारी स्क्रिप्ट में, हमारी कहानी में करेक्टर्स नहीं होते। हमारी कहानी में क्या होता है, मैं उनसे मिली, फिर मैं वहां पहुंचा, फिर ऐसा हुआ, फिर उन्होंने मेरे को ये बोला, उन्होंने किसने, उनसे किसने, और आपको किसने क्या बोला, कौन थे वो डॉक्टर, आपके हस्बैंड के बॉस का नाम क्या था। कोई कहानी में कैरेक्टरिस्टिक नहीं होते। आप किस क्लाइंट से मिले, उस क्लाइंट का नाम क्या था,
क्लाइंट का बिजनेस क्या था, कोई करेक्टरिस्टिक्स नहीं होते आपकी कहानी के अंदर, सिर्फ आप एक प्लेन कहानी सुना देते हो। मेरा एक क्लाइंट था, उसको सर हमने, अजय साहब मेरा क्लाइंट था, उसको जब इन्वेस्टमेंट करवाया तो 50,000 महीने का इन्वेस्ट करता था, आज वो 5 लाख महीने का इन्वेस्ट करता है, उसका कॉर्पस बढ़कर इस समय जो है वो 5 करोड़ पे हो चुका है। वो कौन क्लाइंट था, कहां इन्वेस्टमेंट कर दिया, कहां कौन से ईयर में शुरू करा, कोई करेक्टर्स ही नहीं है। हेलो, मेरी टीम में एक लड़का है, उसने अभी गाड़ी अचीव करी। अरे कौन लड़का, कहां कहां है भाई, क्या नाम है उसका, कौन है वो करेक्टर, कौन सी टीम में है, क्या गाड़ी ली, कुछ है ही नहीं। वो सिर्फ हम सिर्फ अपना कंटेंट दिया, अरे करेक्टर्स है ही नहीं कहानी के अंदर। जिस कहानी के अंदर करेक्टर्स होते हैं वो कहानी ऑथेंटिक लगती है, सच लगती है। जिस कहानी के अंदर करेक्टर्स होते हैं वो कहानी सच लगती है। जिस कहानी में करेक्टर्स कम है, जिस कहानी को आप सिर्फ बिना करेक्टर के सुनाए जा रहे हैं, उस कहानी में लोगों को सच ढूंढना मुश्किल पड़ता है। उन्हें लगता है ये इंसान झूठ बोल रहा है, इंसान फेक रहा है। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि मेरे एक पार्टिसिपेंट है मिस्टर नामदेव, उन्होंने आज से 6 महीने वाले प्रोग्राम को ज्वाइन किया। पहले 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते उन्होंने ऐसी ऐसी प्रेजेंटेशन दी, फिर उन्होंने बीच में ब्रेक लिया, फिर उन्होंने वापस आए, एंड देन नाउ उनकी प्रेजेंटेशन ये है। तो जब मैं ये पूरा करेक्टर बताता हूं, नामदेव के बारे में बताता हूं, तो आपको लगता है नहीं यार एक जेन्युइन पार्टिसिपेंट है। और मैं इतना बोल के छोड़ दूं कि मेरा एक पार्टिसिपेंट है, वो पहले अच्छी प्रेजेंटेशन देता, अब अच्छी प्रेजेंटेशन देता है, सब कुछ खत्म। आप बोलेंगे नहीं झूठ बोल रहे। हेलो, वो नामदेव जी हैं हमारे यहाँ पे, बीच में भी हैं सेशन में, नामदेव जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे साथ है चैट्स में। आपका ब्रदर के बारे में जब आप बात करते हैं अपनी कहानी में, तो वो एक करेक्टर होता है। आपके बॉस के बारे में जब आप बात करते हैं, वो एक करेक्टर होता है। आप अपने हस्बैंड के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में बात करते हैं, तो वो एक करेक्टर है। उस करेक्टर को आप किस तरीके से रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आप लोगों ने मेरा अभी 3 डे का वर्कशॉप जिन्होंने 2 लास्ट वीक ही ज्वाइन किया, अगर आपको याद हो तो मैंने अपने लास्ट सेशन की शुरुआत की थी एक कहानी के साथ। 22 मार्च 2012 को रात को 2 बजे मेरी बीवी, रिमेंबर दैट स्टोरी, मैं बालकनी में खड़ा हुआ था, मेरी बीवी आई, मेरी वाइफ आई, जिनका नाम अनुराधा है, प्यार से मनु बोलते हैं। मेरी वाइफ ने मुझे ये बोला, तो अगर मैं ये नहीं, लॉक एब्सोल्युटली निकल, अगर मैं ये कहानी नहीं बोलता, मैं सिर्फ बोलता कि मैं खड़ा हुआ था, मेरी बीवी ने पूछा क्या हुआ, तो कहानी रियल नहीं लगती। मैंने उस कहानी को करेक्टर्स डाले। मेरी वाइफ अनुराधा, अनु, मेरी लव मैरिज हुई थी, 14 साल से एक दूसरे को जानते हैं। तो मैंने वो करेक्टर क्रिएट, मतलब ऑलरेडी वो दुनिया में है, लेकिन मैंने कहानी सुनाते समय उस करेक्टर को हाईलाइट किया। मूवी एक कहानी एक स्टार से नहीं चलती है। आपका प्रॉब्लम ये है, सुनिएगा ध्यान से, आप सबका प्रॉब्लम ये है कि अपनी कहानी के हीरो आप बनना चाहते हैं, उसमें और करेक्टर्स को जगह नहीं देते आप। जब आप अपनी कहानी सुनाते हैं तो आप मैं कर रहे होते हैं, राइट। कि मैं ऐसा, मैं ये करता था, मैं यहां से यहां पहुंच गया, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट। आप दूसरों को अपनी कहानी में जगह नहीं देते। जबकि जब दूसरे आपकी कहानी में आएंगे सपोर्टिंग रोल्स के अंदर, तो आपका करेक्टर और ऊंचा निकल के आएगा, आपका रोल और एफिशिएंट निकल के आएगा, जब दूसरे करेक्टर भी उसमें ऐड होंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट हियर? तो करेक्टर्स अगर आपकी कहानी में नहीं है, करेक्टर्स अगर आपकी प्रेजेंटेशन में नहीं है, इट्स जीरो, कुछ नहीं है फिर। तो थर्ड पिलर इज योर करेक्टर्स। इज एवरीवन क्लियर? इज एवरीवन क्लियर? यहां पे मैं ग्रैटिट्यूड की बात करूं या ना करूं, एक हीरो, हीरो तब बनता है जब उसमें एक विलेन भी होता है, उसमें एक सपोर्टिंग रोल भी होता है, उसमें सपोर्ट करने वाली वाइफ भी होती है, राइट। उसमें खाना पहुंचाने वाली चाची भी होती है जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, उसमें एक जिगरी दोस्त भी होता है जिसने आपको सलाह दी। तो जब ये करेक्टर्स मिलते हैं और तब आप किसी को कहानी सुनाते हैं, तो वो कहानी रियल लगती है कि नहीं यार ये इंसान सच बोल रहा है। करेक्टर्स, आपकी कहानी में करेक्टर्स होने बहुत जरूरी है। नंबर 3, नंबर 4 इज स्पेसिफिकेशंस। ये करेक्टर्स और स्पेसिफिकेशन कुछ कुछ इंटरकनेक्टेड है आपस में।
स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है? डेट, टाइम, प्लेसेस। क्या आपने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को देखा? हैव यू सीन दोस पीपल जो ऐसे बात करते हैं, खासकर जो 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स के, वो ऐसे बात करते हैं कि सरिता बेटा, शोभित बेटा, विशाल बेटा, सन 1985 में अगर मैंने पड़पड़गंज के अंदर ये आर्य नगर सोसाइटी के अंदर ये फ्लैट ले लिया होता, उस समय सिर्फ मुझे 8.5 लाख रुपए का मिल रहा था, अगर ये फ्लैट मैंने ले लिया होता ना, तो आज इस फ्लैट की वैल्यू 1.5 करोड़ रुपए होती। और मैं, मुझे आज भी याद है 1985 दिसंबर, ठंड का महीना था, मैं और तेरे पापा बेटा आए भी थे इसको देखने के लिए। हैव यू सीन दोस पीपल? योर फादर, योर फैमिली मेंबर्स, योर बॉसेस, जो अच्छे बॉसेस हैं वो भी ऐसी बताते हैं। कोई अच्छा बॉस जब अपनी टीम को मोटिवेट करता है स्टेज पे खड़े होकर या कॉन्फ्रेंस रूम में, कैबिन में बुला के, अच्छा लीडर, वो भी इस तरीके से ये कहानी बताता है। राइट सरिता? योर फादर मस्ट बी डूइंग इट। आपके फादर ऐसा करते होंगे, लेकिन आपके फादर इसलिए शायद आप मोटिवेट नहीं होते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे से पूछिए कि वो कहानी कितना इंपैक्ट डालती। मेरे अंकल की इस कहानी ने, जो उन्होंने मेरे को 2 बार 3 बार सुनाई होगी, चाहे वो भूल जाते होंगे, वो हर बार ये कहानी सुनाते हैं वो भूल जाते होंगे, लेकिन इस कहानी ने मुझे प्रॉपर्टी बाय करने के लिए हमेशा इंस्पायर किया। इस कहानी ने मुझे छोटी सी बात समझाई कि प्रॉपर्टी जब लो सस्ती है, हमेशा प्रॉपर्टी बढ़ेगी, हमेशा इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। लोग शेयर मार्केट के बारे में कहानी सुनाते हैं। मेरा कहने का पर्पस ये है दैट व्हाट इज द स्पेसिफिकेशंस इन योर स्टोरी। अगर आपकी कहानी में स्पेसिफिकेशंस नहीं है, आप आज कोलकाता में हैं, गुड मिस्टर अजय, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकेशन नहीं बोलेंगे, कि मुझे आज भी याद है 2015 में मैं कोलकाता से मुंबई ट्रैवल कर रहा था एक इवेंट के लिए, इवेंट ली मैरिटन होटल में था, मुझे आज भी याद है, गार्ड ने मेरा लगेज निकाला या बेल बॉय ने मेरा लगेज निकाला। अगर ये स्पेसिफिकेशंस होंगी तो आपकी कहानी जेन्युइन लगेगी, ये स्पेसिफिकेशन नहीं होंगी, कहानी जेन्युइन नहीं लगेगी। आपने वो मूवीज देखी है जिसमें नीचे लिखा आता है, यूं आवाज आती है, कट 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 कट, इन सूरत 2015, इन बॉम्बे 2005। हैव यू सीन दोस मूवीज? ऐसी मूवीज आपने देखी है? 10 years later, राइट? बेल बॉटम को, बहुत सारी मूवीज हैं, खासकर देशभक्ति में जो मूवीज बनती हैं, जहां पे मिशन बेबी, हॉलिडे, वहां पे ऐसा नीचे कट कर नीचे आवाज आती है और लास्ट में लिख देते हैं बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। और आप बाहर निकल के क्या बोलते हैं? हॉल के बाहर निकल के आप क्या बोलते हैं? रियल स्टोरी थी, रियल थी स्टोरी। उसे रियल किसने बनाया? उसे रियल किसने बनाया? ना होती डेट, ना होती प्लेस, ना होती स्पेसिफिकेशंस, ना होता कोई टाइम, रात के 12 बजे नहीं होता, रात का 11:59 नहीं होता, उसे बनाया, जेन्युइन बनाया, दो चीजों ने मिलके, वन वाज करेक्टर एंड वन वाज स्पेसिफिकेशंस। एक, उस कहानी में करेक्टर कौन थे, और दूसरा उन करेक्टर्स की स्पेसिफिकेशंस क्या थी। अगर कोई डॉक्टर आपकी जिंदगी में आया तो वो डॉक्टर कहां आपको मिला? लगान, specifications. Is everyone clear, guys? Is everyone clear about the point here? Right? तो 4 पॉइंट हमने डिस्कस करे, आखिरी पॉइंट आपको लेके चल रहा हूं। फर्स्ट इज जो एसेंस, आपकी कहानी में एसेंस क्या आया, फ्रेगनेंस क्या आई। सेकंड इज द कॉन्टेक्स्ट, आपका जो पर्पस ऑफ स्टोरी है वो स्टार्टिंग से एंड तक सेम है नहीं है, जो मैसेज आप देना चाहते हैं वो मैसेज रियलिटी में निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा है। नंबर 3, करेक्टर्स उसमें कौन से हैं, सांबा है या नहीं है। सांबा का मतलब आपकी लाइफ में तो सांबा और कालिया नहीं होगा, बट आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपकी मॉम, आपके कोई क्लाइंट, करेक्टर्स उसमें क्या है, एंड स्पेसिफिकेशन विद एग्जैक्ट डेट, टाइम एंड प्लेस अगर आप ऐड कर पाए। हर जगह पे नहीं ऐड करना है, बट कुछ एरियाज में अगर आप डेट, टाइम और प्लेस को ऐड कर पाए, दैट विल हेल्प यू टू मेक स्टोरी मच बेटर, आपकी कहानी और बेटर लगेगी। द फोर्थ इज स्पेसिफिकेशंस एंड द फाइनल पॉइंट, फिर आपको डेमो की तरफ लेके चलूंगा। द फाइनल पॉइंट इज दैट इज कॉल्ड इमोशंस।
Now you need to understand the difference between essence and emotions. दो शब्द मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे. पहला वर्ड था हमारा एसेंस, अगर आपको याद आ रहा हो, द फर्स्ट वर्ड वाज एसेंस. सेकंड वर्ड जो था दैट वाज हमारा, नाउ दैट इज अ सेकंड वर्ड एंड दैट इज कॉल्ड emotions. Now what is the difference between essence and emotions? What is the difference between essence and emotion in a story? एक कहानी में essence में और emotion में क्या difference है? Emotions कौन कौन से हैं? Love, hate, revenge, right? Fear, happiness, right? They are emotions, right? They are emotions. तो हर एक एसेंस आपके अंदर एक इमोशन को हेल्प करता है. तो जब आपने बाहुबली की कहानी सुनी, तो बाहुबली की कहानी सुन के आपको एसेंस क्या आया? किंगडम, राइट? फैमिली, रिवेंज, बड़ा एक महल, आपको फीलिंग आई रॉयलनेस. लेकिन इमोशन क्या था? इमोशन था रिवेंज. इमोशन क्या था? इमोशन था रिवेंज. कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इमोशन था रिवेंज. यस और नो? डू यू एग्री ऑन दिस? डू यू एग्री ऑन दिस? राइट? जब आपने बागबान मूवी देखी तो एसेंस क्या था? फैमिली, बॉन्डिंग. लेकिन इमोशन क्या था? सेपरेशन. इमोशन क्या था? सेपरेशन. आप परिवार अलग हो गया, दैट वाज अ इमोशन. गेटिंग माय पॉइंट? बट अभी तक एसेंस एंड इमोशन तो सोचा ही नहीं. दैट इज अ डिफरेंस मिस्टर निखिल. किसी भी कहानी का एसेंस अलग है, इमोशन अलग है. एसेंस उसमें से खुशबू क्या आती है, और इमोशंस की सामने वाले के अंदर उस किस इमोशन को वो ट्रिगर कर रहा है, किस इमोशन को वो क्रिएट कर रहा है, किस इमोशन को वो पैदा कर रहा है. आर यू ऑल गेटिंग दिस? आर यू ऑल गेटिंग दिस? मैं एग्जांपल देता हूं, बड़ा सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दूंगा. आपकी टीम आपके सामने निखिल साहब बैठी है, आपकी टीम आपके सामने बैठी है, आपका क्लाइंट आपके सामने बैठा है, कोई भी आपके सामने बैठा है. आपने एक कहानी सुनानी शुरू करी. उस कहानी का जो एसेंस था, उस कहानी का जो एसेंस था वो ये था, सेविंग करना चाहिए. उस कहानी का जो एसेंस था वो था कि सेविंग करना चाहिए, ग्रोथ के लिए, पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट बड़ा जरूरी है. ये उसका एसेंस था. लेकिन जो इमोशन आपने कहानी के जरिए क्रिएट किया वो था फियर, कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपकी फैमिली, आप किसी इमरजेंसी में रोड पे आ जाओगे. हेलो? मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट दे रहा हूं. आपने अपने टीम को एक कहानी सुनाई बड़ी अच्छी, जिसका जो एसेंस था वो था टीम बॉन्डिंग. एसेंस था टीम बॉन्डिंग की. टीम साथ में काम करेगी तो बहुत कुछ अचीव कर पाएगी. लेकिन इमोशन आपने क्रिएट किया उसके अंदर एक्साइटमेंट का या मोटिवेशन का, कि नहीं मैं उसको मोटिवेट करूं कि वो टीम बॉन्डिंग एसेंस के ऊपर काम करे. मैं उसके अंदर फियर क्रिएट करूं ताकि वो इस एसेंस को अचीव कर पाए, इस एसेंस को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाए. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसेंस एंड इमोशन, बट दे आर इंटरकनेक्टेड. दे आर इंटरकनेक्टेड. असल में आपका जो एसेंस है वो सामने वाले में कोई पर्टिकुलर टाइप का इमोशन क्रिएट करता है. जरूरी नहीं है मिस्टर अजय कि हर बार आप फियर ऑफ मोटिवेशन हो सकता है फियर क्रिएट करे, हो सकता है ग्रीड क्रिएट कर रहे हो आप उस कहानी के जरिए. मेरे पॉइंट समझ रहे हैं गाइस? राइट? जैसे मान लीजिए उज़मा ड्रेसेस बनाती हैं, उज़मा टीनेजर्स के लिए ड्रेसेस बनाती हैं, तो कहानी वो सुना रही है एक रॉयल फैमिली के बारे में, कि आप एक अच्छी मैरिज फंक्शन पे जाती हैं, वहां पे सब लोग आपको देखते हैं. लेकिन उसके अंदर जो इमोशन क्रिएट हो रहा है वो क्या हो रहा है? आई फील लाइक कि आई एम फीलिंग लाइक सेल्फ सेंटर्ड. एक मैं सब मुझे देखे, मुझे पसंद करें, ये फीलिंग आप उसके अंदर क्रिएट करना चाह रही है. इमोशन इज डिफरेंट, एसेंस इज डिफरेंट, बट दे आर इंटरकनेक्टेड. ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं. तो आप अलग अलग इमोशन ऑफ सेक्रीफाइस को आप जब आप
जब हम किसी कंपनी में आके टीम बिल्डिंग पे या लॉयल्टी पे सेशन कंडक्ट करते हैं तो हम सेक्रीफाइस का इमोशन क्रिएट करते हैं। लेकिन कहानी का एसेंस हो सकता है किसी उस कंपनी के अंदर, द एसेंस ऑफ द स्टोरी में भी टीम बिल्डिंग, और उस टीम बिल्डिंग में हम जो इमोशन क्रिएट करते हैं वो सेक्रीफाइस हो सकता है, वो मोटिवेशन हो सकता है, वो फियर हो सकता है, वो हैप्पीनेस हो सकता है, वो एक्साइटमेंट हो सकती है। तो कोई भी इमोशन हो सकता है जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। ये आपको कहानी शुरू करने से पहले डिसाइड करना होता है, व्हाट इमोशन यू वांट टू शेयर, व्हाट इमोशन यू वांट टू क्रिएट। एक्चुअली आप कौन सा इमोशन को क्रिएट करना चाहते हैं सामने वाले के दिल और दिमाग के अंदर, ये आपको पहले डिसाइड करना होता है कहानी डिजाइन करने, कहानी लिखते समय या ढूंढते समय या बनाने से पहले आपको पहले ये सोचना पड़ता है कि उसका एसेंस क्या होगा, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, उसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से होंगे, उसमें स्पेसिफिकेशंस कौन कौन सी होंगी, और उसमें मैं क्या इमोशन सामने वाले में डालना चाह रहा हूं। ये पांचों चीजें अगर आपकी कहानी में है तो आपकी कहानी सुपरहिट होगी, 500 करोड़ का क्लब 1000 करोड़ का क्लब पार कर जाएगी। आर यू ऑल क्लियर गाइस? ये पांचों फैक्टर सबको क्लियर है? अभी डेमोस्ट्रेशन भी दूंगा, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू गिव डेमोस्ट्रेशन आल्सो, डोंट वरी अबाउट दैट। नो, कंक्लूजन तो कहानी का पार्ट है, कंक्लूजन के बिना तो कहानी पॉसिबल ही नहीं है। मैं कहानी की बात नहीं कर रहा हूं, कहानी तो आपको क्रिएट करनी ही करनी है, लेकिन कहानी में ये 5 फैक्टर्स होने जरूरी है। मैं जो उसके बारे में बात कर रहा हूं, कहानी का कंक्लूजन तो होना ही है, दैट इज अ कॉन्टेक्स्ट। कहानी बिना कंक्लूजन के तो काम नहीं करेगी, लेकिन उस कहानी में 5 अगर फैक्टर्स आप जोड़ देते हैं तो कहानी की जो पावर है वो 10, 20, 30 टाइम्स बढ़ जाती है उसी एग्जाम्पल की। कहानी का मतलब है एग्जाम्पल, और आप सब कोई ना कोई एग्जाम्पल देते हैं, कभी अपने बच्चों को, कभी अपनी सिस्टर को, कभी अपने ब्रदर को, राइट? उमा को कोई एग्जाम्पल देगी, उमा को एग्जाम्पल देगी, दोनों सिस्टर्स हैं। अजय साहब अपने क्लाइंट्स को एग्जांपल देंगे हर मीटिंग में, हर मुलाकात में, हर डिस्कशन में एग्जांपल्स तो आप देते ही है ना, हमेशा एग्जांपल्स आप देते हैं। तो जिसके जितने अच्छे एग्जांपल्स होंगे उतना ज्यादा रिजल्ट्स वो प्रोड्यूस कर सकता है, उतना अच्छा वो कहानीवाचक स्टोरी टेलर बन सकता है। अब मैं एक डेमोस्ट्रेशन आपको देके दिखा रहा हूं। रेडी? रेडी गाइस? आई एम गोइंग टू गिव यू अ डेमोस्ट्रेशन। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से मुझे देखिएगा, मैं 2 एग्जांपल्स यहां पे दूंगा। आई एम गोइंग टू गिव यू 2 एग्जांपल्स। You always you want to give presentation by 2 minutes। हाँ, उसी पे आ रहा हूं ज्योति, आज वो 2 मिनट्स का रूल नहीं है, डोंट वरी। आज की प्रेजेंटेशन में 2 मिनट्स का रूल नहीं है, राइट? डोंट वरी अबाउट दैट। आज आप 5 मिनट तक जा सकते हैं, यू कैन गो टू 5 मिनट्स, राइट? लेकिन पहले एग्जाम्पल सुनिए, डेमो सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा। डेमो दे रहा हूं, ध्यान सुनेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों ये बात 2012 की है, मुझे आज भी याद है। मेरे पास एक गाड़ी हुआ करती थी सेंट्रो नाम से, उसमें सीएनजी फिटेड थी, क्योंकि स्टार्टिंग करियर में पैसे कम थे तो सीएनजी कार में चलाया करता था। मुझे एक इवेंट मिला प्रोग्राम करने के लिए, इवेंट मिला दोस्तों मुझे देहरादून के अंदर, दैट वाज अ बीएफआईटी कॉलेज। क्योंकि पैसे नहीं थे, हम ड्राइवर नहीं रख सकते थे, तो मेरा शेड्यूल था कि मैं खुद ही ड्राइव करता, खुद ही ड्राइव करके आता। और उस इवेंट के लिए भी मैं सुबह मॉर्निंग में 4 o'clock अपने घर से निकला, देहरादून के बीएफआईटी कॉलेज में पहुंचा अराउंड 9:30। 10 बजे मेरा इवेंट शुरू था, 10 o'clock माई इवेंट हैड स्टार्टेड, और शाम को 5 बजे तक फुल डे का 350-400 स्टूडेंट के साथ वो इवेंट मेरा दोस्तों चलता रहा। 5 बजे क्लाइंट से मीटिंग करके फीडबैक लेके जब मैं अपने घर पे पहुंचा तो मुझे हैबिट थी कि मैं रास्ते में ब्रेक्स नहीं लेता, बस एक टी ब्रेक लेता था 10 मिनट का, और सीधा अपने घर पे आकर डिनर करता। तो रात को मुझे आज भी याद है, देहरादून से मैं दिल्ली पहुंचा अपने घर, मेरी मदर ने मेरी फेवरेट डिश बनाई हुई थी पनीर भुर्जी, मैंने वो पनीर भुर्जी की चाय। और यकीन माने दोस्तों, जब आप इतनी मेहनत करते हैं, जब आप इतना स्ट्रगल करते हैं लाइफ के अंदर, 8-8 घंटे की ट्रेनिंग करना, ट्रैवल करना, खुद गाड़ी चला के जाना, यकीन मानिएगा जिस एनर्जी से खासकर मैं बोलता हूं, जिस एनर्जी से मैं काम करता हूं, यहां से लेकर जमीन तक, पैरों तक, जिंदगी में सब कुछ दर्द करता है। और उस दिन भी माई फुल बॉडी वॉज पेनिंग, मेरी पूरी बॉडी बुरी तरीके से पेन कर रही थी। तो मुझे आदत थी गोली खाने की। हम इंडियंस हैं, ट्रीटमेंट तो करवाते नहीं है,
तो मेरी हैबिट थी कि मैं कभी ऐसा बहुत थक जाता हफ्ते में एक बार दो बार, तो एक गोली आती है कॉम्बी फ्लेम के नाम से, इट्स अ पेन किलर, तो मैं खा के चुपचाप सो गया। लेकिन जब मैं सुबह उठा ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, तो मैं उठ ही नहीं पाया, क्योंकि मेरी लेफ्ट टांग काम नहीं कर रही थी। माई लेफ्ट लेग वॉज नॉट वर्किंग। डॉक्टर पूजा नाम से फिजियोथेरेपिस्ट थी हमारे घर के पास, मॉम डैड ने उसको कॉल किया, वो घर पे आई, उसने कुछ एक्सरसाइजेस करवाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। पीठ में पेन किलर दिया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे सीधा बोला कि आप जल्दी से इसको हॉस्पिटल लेके जाइए। मेरे मॉम डैड मुझे मैक्स हॉस्पिटल पड़पन लेके गए दोस्तों। वहां पे डॉक्टर सक्सेना ने मेरा ट्रीटमेंट करना शुरू किया। सबसे पहले एमआरआई करवाया गया, तो एमआरआई की रिपोर्ट जब शाम को रूम में आई दोस्तों, तो उसमें एक क्लियर दिख रहा था कि मेरी पीछे की जो दो डिस्क है वो बाहर आ गई हैं, नर्व पूरी तरह कंप्रेस हो गई है, और लेफ्ट टांग में सिर्फ 10% का ब्लड सर्कुलेशन रह गया है। डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया कि अगर ये ब्लड और कम हुआ, ये प्रेशर और डिस्क के ऊपर बढ़ा, नर्व के ऊपर, स्कैटिका के ऊपर आया, तो ये टांग शायद पैरालिसिस भी हो जाएगी, अगर लंबे टाइम के लिए इसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं किया। तो आपके बेटे को और आप इसको कंप्लीट बेड रेस्ट करना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने बोला 3 मंथ्स के लिए। मुझे आज भी याद है दोस्तों, मुझे घर लाया गया, बेड रेस्ट पे था, दिन की 3-3 4-4 में पेन किलर्स, मॉबिडोक्स नाम से पेन किलर खाया करता था, बट फिर भी रात को सो नहीं पा रहा था, क्योंकि हर टाइम पेन रहता था। और सबसे बुरा दोस्तों जिंदगी में ये था कि अगर मुझे वॉशरूम भी जाना पड़ता था, तो मेरी मदर को आना पड़ता था या मेरे फादर को आना पड़ता था मुझे वॉशरूम लेके जाने के लिए। आई वॉज नॉट इवन एबल टू गो टू वॉशरूम। 1 महीना बीता, 1.5 महीना बीता, 2 महीना बीता, ऐसे ऐसे थॉट्स दोस्तों आने लगे जिंदगी में जो शायद नहीं आने चाहिए। लेकिन उस दिन दोस्तों एक बात मुझे याद आई। मेरे एक मेंटर ने मुझे बात बोली थी कि संदीप, या तो जिंदगी में तुम यही जिंदगी बिता सकते हो, या तुम इसमें चेंजेस कर सकते हो, चॉइस हमेशा तुम्हारे हाथ में रहती है। मैंने अपनी मॉम डैड को रात को 11:30 बजे का टाइम था, अपने रूम में बुलाया। मैंने बोला, पापा मम्मा, आपको जो पता है आप वो करवाओ, जो भी आपको पता है। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बड़ा यंग था, कि आपने होम्योपैथी करनी है, आपने आयुर्वेदा करनी है, आपने वर्कआउट कराना है, जो आपको लगता है आप करवाओ, लेकिन मैं इस कंडीशन से बाहर आना चाहता हूं। अगले 45 डेज दोस्तों मैंने अपनी बॉडी पे शायद और अपने माइंड पे सब कुछ अप्लाई कर दिया। आयुर्वेदा क्या और होम्योपैथी क्या और फिजियोथेरेपी, एवरीथिंग आई अप्लाइड ऑन माय बॉडी। और एग्जैक्टली 45 डेज के बाद दोस्तों मैं अपने पैरों पे खड़ा होके, हालांकि मैंने बेल्ट लगा रखी थी, और मैं पानीपत के कॉलेज में प्रोग्राम करने गया, गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंदर, फॉर 200 स्टूडेंट्स। अगेन ये अलग बात है कि ड्राइवर ने मुझे गाड़ी में बिठाया, मेरा बैग पकड़ा, और मैंने वहां पे भी बैठ के इवेंट कंडक्ट किया। और आज उस बात को करीब करीब 8 साल बीत चुके हैं। आज भी डिस्क में प्रॉब्लम है, आज भी मैं कभी कभी मेडिसिन न्यूरोगार्बिन खाता हूं ताकि नर्व्स मेरी स्ट्रांग रहे। आज भी मैं 5 किलो से ऊपर माल नहीं उठाता, मैं लंबे समय तक आज भी खड़ा नहीं होता। हर 1-1.5 घंटे बाद मुझे कुछ मिनटों के लिए बैठना पड़ता है, अदरवाइज वो डिस्क पे प्रेशर आता है। आज भी वो उस चीज से मैं फाइट कर रहा हूं, लेकिन आज भी मैं पूरे इंडिया में ट्रैवल करता हूं। आज भी मैं हजारों किलोमीटर गाड़ी चलाता हूं, ड्राइवर साथ में लेके जाता हूं। क्यों मैं आपको कहानी सुना रहा हूं वो समझिए। जब भी लाइफ में दोस्तों स्ट्रगल आएगा, आपके पास हमेशा 2 रास्ते होंगे। एक, या तो आप उससे फाइट करें, उस सिचुएशन से लड़े, उससे बाहर निकले, और दूसरा उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर ले। मेरे पास भी 2 रास्ते थे, मैंने एक्सेप्ट नहीं करा, मैंने उसको ठीक करने की कोशिश करी, उसको फाइट करा, और उस सिचुएशन से दोस्तों बाहर निकला। डिसीजन आपका है, लाइफ आपकी है, कि आप जिस लाइफ में है वही बिताना चाहते हैं, या उस लाइफ से आप बाहर निकलना चाहते हैं। ये फैसला हमेशा आपका है, चॉइस दोस्तों हमेशा आपकी है। चॉइस करिए अपनी जिंदगी में, एंड यू विल सी योर लाइफ विल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म। आपकी जिंदगी दोस्तों पूरी तरह बदल जाएगी। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी कहानी के जरिए आपके माइंडसेट तो कुछ हिट कर पाया। मैं आपसे मिलता रहूंगा अगली प्रेजेंटेशन के अंदर। थैंक यू सो मच। स्टोरी स्टोरी नाउ लेट्स एनालिसिस दिस स्टोरी। इस कहानी को एनालिसिस करते हैं।
राइट। इस कहानी को एक बार एनालिसिस करते हैं। क्या इस कहानी में ये पांचों फैक्टर हैं, जिन पांचों फैक्टर्स की मैंने बात करी, क्या इस कहानी में ये पांचों फैक्टर हैं? नंबर वन, क्या फ्रेग्रेंस थी इस कहानी में? इस कहानी में खुशबू थी कि मैं आपको इंस्पायर करना चाहता हूं या मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी जिंदगी में क्या घटा? द फ्रेग्रेंस वाज देयर सिंस बिगिनिंग। द कॉन्टेक्स्ट वाज वेरी क्लियर सिंस स्टार्टिंग टिल एंडिंग। अगर स्टार्टिंग से एंड की बात करें तो एक ही कॉन्टेक्स्ट था, एक ही कॉन्टेक्स्ट पे कहानी चलती रही। वो कहानी कहीं बीच में टर्न नहीं ली। मैं एक स्पीकर, मेरे पास ये गाड़ी, मैं ट्रैवल करता था, यहां से वहां गया, ये इंसिडेंट्स हुआ, ये मेरे पास ऑप्शंस थे। दैट वाज अ कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट। करेक्टर्स वर देयर, करेक्टर्स वर देयर। डॉक्टर पूजा थी, डॉक्टर सक्सेना थी, मेरे मॉम थे, मेरे डैड थी। द करेक्टर्स वर देयर, right? Yes, a bit of less characters, but there are 4 or 5 characters which I added to the story to support. 4 specifications was there: 2012, Centro Car, BFIT College, Max Hospital, Combi Flame. The specifications were there, right? And emotion was there. The emotion of motivation, the emotion of positivity was there. The emotion of choice was there. The emotion was there. राइट। बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस थे, बहुत सारे, कॉम्बी फ्लेम था, डॉक्टर, बहुत सारी स्पेसिफिकेशन थी। कौन सी गाड़ी थी, कौन सा कॉलेज था, कहां पे मैं ट्रैवल करके गया, क्या डिश मैंने खाई, छोटे छोटे स्पेसिफिकेशन मैंने ऐड करी उसके अंदर ताकि वो स्टोरी आपको समझ में आए। तो 5 फैक्टर्स ऑफ अ स्टोरी, इसको हम कहते हैं, इस टाइप की स्टोरी को हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हीरोइक स्टोरी। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट हीरोइक स्टोरी। हीरोइक स्टोरी का मतलब क्या होता है कि जब मिस्टर अजय आप, या जब मिस्टर जीवन आप, या जब ज्योति आप अपने चैलेंजिंग फेज से निकले और आपने लाइफ में कुछ अचीव किया, जब उस कहानी को आप दूसरों के सामने रखते हैं, उसको बोलते हैं हीरोइक स्टोरी। इमोशन वाज मोटिवेशन, इमोशन वाज मोटिवेशन, इमोशन वाज मोटिवेशन, राइट? इमोशन वाज मोटिवेशन। आई वांटेड टू मोटिवेट यू टू टेक राइट चॉइसेस इन द लाइफ, राइट? दैट इज, क्या आप लाइफ में आपको स्ट्रगल मिलेगा, एफर्ट मिलेगा, बट यू हैव टू टेक स्टेप, आपको उससे फाइट करना पड़ेगा। दैट वाज द मोटिवेशन, दैट वाज द इमोशन आई वांटेड टू क्रिएट। आप सभी को इस वीक अपनी अपनी हीरोइक स्टोरी बनानी है, और इस बार आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है। टाइम लिमिट नहीं है मतलब ऐसा नहीं कि 20 मिनट की स्टोरी हो गई, मींस यू कैन गो टिल 5-6 मिनट्स। आप 5 से 6 मिनट की कहानी भी अपनी लाइफ की क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हीरोइक स्टोरी, उस कहानी के हीरो आप होंगे। इज एवरीवन क्लियर? उस कहानी के हीरो आप होंगे। एक स्ट्रगल आपकी जिंदगी में जो बीता, वो स्ट्रगल कोई भी हो सकता है। फाइनेंशियल आपको कोई प्रॉब्लम थी, एग्जामिनेशन में डर था, आपको जॉब नहीं मिल रही थी, आपका बिजनेस नहीं चल रहा था, कोई भी स्ट्रगल आपकी जिंदगी का आपको लेना है, और उसको आपने कैसे फाइट बैक किया और कैसे आप उससे बाहर निकले और दूसरों को आप उसके जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये आपकी पूरी हीरोइक स्टोरी होगी। हीरोइक मतलब आप उस कहानी के हीरो हैं, आप उस कहानी की हीरोइन है, वो कहानी आप पे रची जाएगी, आप पे बनाई जाएगी, आपकी लाइफ की स्टोरी। दैट इज कॉल्ड द हीरोइक स्टोरी। इज एवरीवन क्लियर गाइस? इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? राइट? एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट मार्क्स। तो आप 5 मिनट 6 मिनट तक भी बजा सकते हैं, आपके लिए कोई टाइम लिमिट इस बार नहीं है। नहीं है का मतलब ये नहीं कि 20 मिनट जाए, 5-6-7 मिनट्स आर अलाउड। उससे ऊपर जाएगा तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा। अगर आपकी कहानी में नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं तो ठीक है, बट आपकी कहानी रिपीटेशन में आ रही हो, टाइम भी आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो फिर वहां पे मैं मार्क्स आपकी काट लूंगा, डिडक्ट कर लूंगा। ये सारी चीजें आपकी कहानी में होनी चाहिए। राइट गाइस? अभी विनर्स के नाम अनाउंस करना बाकी है, पिछले हफ्ते के विनर्स मैं अनाउंस करूंगा। सो दिस वाज अ सेशन टुडे गाइस। टेल मी किस दिन आप अपनी प्रेजेंटेशन सबमिट करेंगे, व्हिच इज द लास्ट डे टू सबमिट योर प्रेजेंटेशंस। और एक और स्पेशल अनाउंसमेंट है जो मैं करने वाला हूं अगले 2 मिनट में, सो बी विद मी। Which is the last day you are going to submit the presentation guys? Sunday. So please request है Sunday morning से presentation submit करना शुरू कर दिया कीजिए। Don't wait for evening. Evening आते आते साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ जाता है, बल्कि मैं सजेस्ट करूंगा
कि सैटरडे में ही बना लीजिए प्रेजेंटेशन, जैसे संडे मॉर्निंग में ग्रुप खोले सबमिट कर दीजिए, वरना संडे के साथ प्रेशर बढ़ता जाएगा। संडे आते ही रात दोपहर के 2 बजते ही अरे प्रेजेंटेशन रह गई, प्रेजेंटेशन रह गई, प्रेजेंटेशन रह गई, प्रेशर बढ़ जाएगा और फिर वो प्रेशर बढ़ेगा तो खराब प्रेजेंटेशन आएगी, राइट। सो पहले ही बना लीजिए, पहले ही उसको क्रिएट कर लीजिए, पहले ही अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके रख लीजिए, संडे जैसे ग्रुप खुला, जैसे ग्रुप ओपन हुआ सबमिट कर दीजिए, राइट। सो संडे रात 12 बजे से पहले आप सभी को अपनी अपनी प्रेजेंटेशन को सबमिट करना है। इज एवरीवन क्लियर? इज एवरीवन क्लियर? अरे दिल्ली आ रहे हैं तो सुमित जरूर मिलेगा, कम लेट्स मीट एट माय प्लेस 26, 27, 28, 29th आई एम इन सहारनपुर। डेमो 2 मैं अभी देता हूं, डेमो 2 भी एक देख लेते हैं। उसमें डेमो 2 इज नॉट अबाउट योर पर्सनल स्टोरी, डेमो 2 आप चाहें तो किसी फिक्शनल स्टोरी को इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। डेमो 2 जो है वो आपकी पर्सनल स्टोरी नहीं होगी, आप चाहें तो किसी फिक्शनल स्टोरी को यूज कर सकते हैं। ये फिक्शनल स्टोरी क्या बताऊंगा, शुड आई गिव एग्जांपल ऑफ फिक्शनल स्टोरी आल्सो? अगर मैं वापस आ गया थर्सडे तक, राइट, मेरा सहारनपुर में एक इवेंट है 29th को, आई हैव एन इवेंट इन सहारनपुर फॉर अ कॉलेज, राइट। तो अगर मैं इवनिंग तक वापस आ गया, डेफिनेटली वी कैन प्लान समथिंग इन द इवनिंग, हम इवनिंग में कुछ प्लान कर सकते हैं, स्मॉल गेट 30 मिनट्स और 60 मिनट्स ऑफ कॉफी टुगेदर। श्योर ज्योति सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, गिव मी अ सेकंड। पहले दूसरा डेमो ले लेते हैं, देन आई विल अनम्यूट। लेट्स टेक अ सेकंड डेमो, देन वी विल गो फॉर क्वेश्चन आंसर्स। रेडी गाइस? रेडी गाइस? एवरीवन रेडी? अब जो सेकंड स्टोरी है वो हीरोइक स्टोरी नहीं है, वो फिक्शन है। फिक्शन का मतलब क्या है, कोई आपने अकबर बीरबल की कहानी ले ली, किसी साधु महाराज की कहानी ले ली, वो भी आप सुना सकते हैं, लेकिन मेरा प्रेफरेंस रहता है कि आप हीरोइक स्टोरी सुनाएं। एग्जांपल देता हूं, समझिएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूं। ये कहानी है एक साधु बाबा की। एक साधु बाबा एक जंगल में रहते, उनकी दिनचर्या, उनका स्केड्यूल ऑफ डे हमेशा सेम रहता है। वो सुबह 4 बजे उठते, नदी के पास जाते, हर स्नान करके वापस आते, इतनी देर में उनके शिष्य और उनकी वाइफ उनके लिए खाना बनाती, आके वो भोजन ग्रहण करते, फिर अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते। तो सेम स्केड्यूल वो पिछले काफी वर्षों से फॉलो करते आ रहे थे। एक दिन वो सुबह 4 बजे, 4:30 बजे दोस्तों नदी में स्नान करने के लिए गए, और उनकी वाइफ और उनके शिष्यों ने नोटिस किया कि अब 10:30 बज चुके हैं, 10 बज चुके हैं, सूरज काफी ऊपर आ चुका है, लेकिन अभी तक वो लौटे नहीं। उन्हें चिंता होने लगी, तो भागे भागे नदी के पास गए कि कहां रह गए, कहां रह गए। तो वहां देखा कि साधु बाबा जो थे वो एक बिच्छू को बार बार डूबने से दोस्तों बचा रहे थे। वो बार बार उस बिच्छू को पकड़ते, बिच्छू उनके हाथ पे काटता, वो फिर बिच्छू को छोड़ देते, वो फिर बिच्छू को उठाते बचाने के लिए, वो फिर बिच्छू से काटता, वो फिर बिच्छू को उनके हाथ से छूट जाता। शिष्य देख रहे थे, 10-5 मिनट देखते, वो बड़े हैरान हुए, और उन्होंने बड़े गुस्से में अपने साधु महाराज, अपने गुरु को बोला कि गुरुदेव क्या कर रहे हैं आप करना क्या चाह रहे हैं? ये बिच्छू आपको काटे जा रहा है और फिर भी आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। साधु बाबा मुस्कुराए और बड़े प्यार से बोले कि वो गलत क्या कर रहा है, वो गलत क्या कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं। उसकी टेंडेंसी है काटना, उसकी टेंडेंसी है कि जो उसको बचाए वो उसी को डस लेता है, उसकी टेंडेंसी है नेगेटिविटी फैलाना, और मेरी टेंडेंसी है उसको बचाना। मैं अपनी टेंडेंसी के हिसाब से अपना कार्य कर रहा हूं, अपना वर्क पे फोकस कर रहा हूं, वो अपनी टेंडेंसी के हिसाब से अपने वर्क पे फोकस कर रहा है। आप अपनी लाइफ में किस टेंडेंसी को फॉलो करते हैं, ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दूसरे लोग बोलते हैं, कहते हैं, करते हैं, उससे इंफ्लुएंस होकर आप अपनी टेंडेंसी चेंज करते हैं। आप एक हार्ड वर्किंग पोटेंशियल एम्प्लॉय है, पर्सन है, लेकिन क्योंकि दूसरों ने आपको प्रेरित किया, दूसरों ने आपको इन्फ्लुएंस किया, दूसरों ने कुछ किया, तो आप भी वही करना चाहते हैं। व्हाट इज योर टेंडेंसी गाइस, यू नीड टू थिंक अबाउट इट। क्योंकि दूसरे अपना काम करते रहेंगे, आप अपना काम करते रहिए, एंड वन डे यू विल बी सक्सेसफुल। उम्मीद करता हूं इस छोटी सी कहानी के जरिए आपको एक मैसेज मिल पाया हो। थैंक यू सो मच, आपका कोच संदीप पटेरा, राइट। अब जब आप फिक्शन स्टोरीज लेते हैं गाइस, तो उसमें कुछ कमियां रहती हैं। कमियां क्या रहती है वो समझिए। एग्जाम्पल के तौर पे उसमें एसेंस होगा, करेक्टर्स होंगे,
कॉन्टेक्स्ट होगा लेकिन स्पेसिफिकेशन हमेशा मिसिंग रहेंगी, खासकर अगर वो कहानी कोई फिक्शन स्टोरी है। यस और नो, डू यू एग्री ऑन दिस? यस और नो? तो उसमें आपको एसेंस मिल जाएगा, करेक्टर्स मिल जाएंगे, कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा, इमोशन भी मिल जाएंगे, लेकिन स्पेसिफिकेशन हमेशा मिसिंग होंगे, क्योंकि वो एक रिटन कहानी है, वो एक मनगढ़ंत कहानी है, वो एक फिक्शन के तरीके से प्रोड्यूस किया गया। आप इसका भी डेमो दे सकते हैं, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, आपको बहुत सारी कहानियां यूट्यूब पे मिल जाएंगी, गूगल पे मिल जाएंगी, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें ऑब्वियसली 10 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं बोलता हूं फोकस करें हीरोइक स्टोरी पे। नाउ इट्स क्लियर? नाउ इट्स क्लियर? तो अगर आपको कोई अपनी हीरोइक स्टोरी नहीं मिल रही है तो आप किसी और की हीरोइक स्टोरी पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप अकबर बीरबल की कहानी लेंगे तो उसमें आप स्पेसिफिकेशन कहां से लाएंगे? या मान लीजिए आपने कोई कहानी किसी ली, किसी किसान की कहानी ली, कौन सा गांव और कौन से ईयर में था और कौन से शहर, वो आपको नहीं मालूम होगा, क्योंकि वो आपकी कहानी नहीं है। आप स्पेसिफिकेशन सिर्फ अपनी कहानी में बता सकते हैं, दूसरी कहानी में आपको स्पेसिफिकेशन कैसे पता लगेगी? राइट गाइस, दैट इज व्हाट स्पेसिफिकेशंस आर, दैट इज मिसिंग, बट दैट्स ओके। कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा होता है। बहुत सारे पार्टिसिपेंट हीरोइक स्टोरी नहीं बना पाते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि भाई मैं 0 मार्क्स तो नहीं लेके आऊंगा ना, क्या होगा 50 में से 40 मार्क्स मिलेंगे, 35 मार्क्स मिलेंगे, नहीं करूंगा तो 50 में से 0 मार्क्स मिलेंगे। तो कुछ ना करने से कुछ करना हमेशा बेटर रहता है। राइट गाइस, सो दैट वाज अ स्टोरी। नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स 2 अनाउंसमेंट गाइस, मैं 2 अनाउंसमेंट करने आ रहा हूं। रेडी फॉर द अनाउंसमेंट? आई थिंक दोनों डेमोस मैंने दे दिए। आर यू रेडी फॉर द अनाउंसमेंट गाइस? I'm going to do 2 announcements today. Okay. How many of you are already in my total personality mastery program? कितने पार्टिसिपेंट हैं जो हमारे टोटल पर्सनालिटी मास्टरी प्रोग्राम में ऑलरेडी हैं, जो हैं ऑलरेडी? राइट, जो हमारा वीआईपी प्रोग्राम है टोटल पर्सनालिटी मास्टरी, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं दोनों प्रोग्राम्स में, कम्युनिकेशन में भी उसमें भी। कितने पार्टिसिपेंट ऑलरेडी हमारे टोटल पर्सनालिटी मास्टरी प्रोग्राम में है? राइट, तो जो ऑलरेडी हमारे टोटल पर्सनालिटी मास्टरी प्रोग्राम में है, वीआईपी ग्रुप के अंदर है, उनके लिए अनाउंसमेंट नहीं है। उनके लिए सेकंड अनाउंसमेंट आएगी, जो विनर्स मैं अनाउंस करूंगा। जो पार्टिसिपेंट उस प्रोग्राम में नहीं है उनके लिए मैं अनाउंस करने जा रहा हूं। नहीं, कोई डिस्काउंट कुछ नहीं है। जो प्रोग्राम पार्टिसिपेंट उस प्रोग्राम में नहीं है उनके लिए मैं ये अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं गाइस। आई एम गोइंग टू डू दिस अनाउंसमेंट फॉर एवरीवन हियर। जो पुराने पार्टिसिपेंट हैं वो जानते हैं कि हमारे जो वीआईपी प्रोग्राम है, जो पुराने पार्टिसिपेंट में से चल रहे हैं 1.5 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने पहले से, 4 महीने, 6 महीने से, वही बात अच्छे से जानते हैं कि हमारी जो टोटल पर्सनालिटी मास्टरी प्रोग्राम है उसकी जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो हम सिर्फ 2 से 3 महीने में एक बार ओपन करते हैं। यस, रिमेंबर दैट। आज से करीब 2.5 मंथ्स पहले, 3 मंथ्स पहले हमने उसकी रजिस्ट्रेशन को ओपन किया था फॉर हमारे सीपीएस मास्टरी प्रोग्राम की जो पार्टिसिपेंट है उसके लिए। रिमेंबर गाइस, सबको याद है? एवरीबडी रिमेंबर्स दैट? राइट? राइट, जिनको नहीं पता बता दो, जो हमारे सिर्फ सीपीएस मास्टरी प्रोग्राम में है, जो कम्युनिकेशन स्किल प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, उन्हें बता दो कि हर 2 से 3 महीने में सिर्फ एक बार हम उसकी रजिस्ट्रेशन को ओपन करते हैं। We only open the registration once in a 2 months, once in a 3 months for CPS mastery participants, right? उसका कारण क्या है कि हम उसमें सिर्फ क्रीम को लेते हैं, और अब इस बार जो हम रजिस्ट्रेशन ओपन करने जा रहे हैं उसमें हमने डिफिकल्टी लेवल और बढ़ा दिया, उसमें हम सबको नहीं दे रहे। अब हमने एक एप्लीकेशन फॉर्मेट उसमें ऐड किया है, उसकी रजिस्ट्रेशन हम ओपन करने आ रहे हैं इस वीक से। 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन होगी, राइट? उसकी रजिस्ट्रेशन हम दोस्तों ओपन करने के लिए जा रहे हैं फॉर दिस वीक। लेकिन इस बार उसमें सिर्फ और सिर्फ वही पार्टिसिपेंट आ पाएंगे जो मेरे साथ इंटरव्यू क्लियर करेंगे। मींस ये हमने रिसेंटली शुरू किया, अभी 2 वीक 4 वीक्स पहले से, और बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला इसका। अब आपको मेरे साथ एक 30 मिनट्स मीटिंग करनी होगी। उस 30 मिनट्स की मीटिंग में मैं समझूंगा, सुमित, मैं समझूंगा, नामदेव, मैं समझूंगा कि आपकी क्या चैलेंजेस हैं, आपकी क्या दिक्कतें हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर वो चैलेंजेस हमारे प्रोग्राम में सॉल्व हो रही हैं, अगर वो चैलेंजेस हमारे प्रोग्राम में रिजॉल्व हो रही हैं, तो मैं आपको अलाउ करूंगा कि आप उस प्रोग्राम में एंटर कर सकते हैं। बट अगर मुझे ऐसा लगा कि आपको अभी उस प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, आपको उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, उस प्रोग्राम की कोई जरूरत नहीं है, तो हम वहीं पे उसको ब्रेक कर देंगे, वहीं पे उसको ब्रेक कर देंगे। सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू अप्लाई? इट्स एन एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम, एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम है।
राइट। और हम इस बार सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 पार्टिसिपेंट ही ले रहे हैं अपने सीपीएस मास्टर्स उस प्रोग्राम के अंदर। वी आर ओनली गोइंग टू टेक 4 और 5 पार्टिसिपेंट्स this time. So how many of you want to apply for my total personality mastery program? कितने पार्टिसिपेंट टोटल पर्सनालिटी मास्टरी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं गाइस? टेल मी। ऑलरेडी बहुत सारे तो ऑलरेडी हैं, बट हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू अप्लाई इन माय टोटल पर्सनालिटी मास्टरी प्रोग्राम? उसके लिए आपकी और मेरी बकायदा एक मीटिंग होगी 30 मिनट्स की, थोड़ा सा इंटरव्यू होगा, मैं समझूंगा कि मैं आपके चैलेंजेस सॉल्व कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं, आपके लिए वो प्रोग्राम है सही है नहीं है। अगर वो सारी चीजें फिट होंगी तो ही मैं आपको उसमें अलाउ करूंगा, अगर नहीं होंगी देन आई विल नॉट बी एबल टू अलाउ। राइट गाइस? सो इफ यू रियली वांट टू अप्लाई, अगर आप उस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसका एक रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फीस है, अंडरस्टैंड, उसका एक एप्लीकेशन फीस है 499 रुपीज का, जो कि रिफंडेबल है, जो कि रिफंडेबल है। 499 का जो एप्लीकेशन फीस है दोस्तों, वो 100% रिफंडेबल है। मींस अगर मीटिंग के दौरान हमें लगता है 30 मिनट्स की हम जो डिस्कशन करेंगे, अगर मुझे ऐसा लगता है और आपको ऐसा लगता है, दोनों को लगता है कि अगला प्रोग्राम अभी नहीं जाना चाहिए, राइट, उसमें क्या क्या कवर करेंगे मैं उस मीटिंग में आपसे डिस्कस करूंगा, आपके चैलेंजेस डिस्कस करूंगा, आपको बकायदा फॉर्म दूंगा सबमिट करने के लिए बिफोर मीटिंग भी। एक 7, 8, 10 क्वेश्चन का फॉर्म होगा जो आपको फिल करना होगा मुझसे मिलने से पहले। अगर हम दोनों को लगता है, आपको और मुझे लगता है कि आप उस प्रोग्राम में नहीं जाना चाहते हैं, अगले लेवल पे नहीं जंप करना चाहते हैं, दैट 499 इज रिफंडेबल, वो आपके अकाउंट में वापस आपको रिफंड हो जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। थैंक यू सो मच मिस्टर निखिल। तो मेरा हमेशा फोकस रहता है कि मैं उस अगले लेवल पे सिर्फ क्रीम को लेके जाऊं, एंड दैट प्रोग्राम, जो लोग उस प्रोग्राम में है वो आपको बताएंगे दैट हाउ क्वालिटी बेस्ड प्रोग्राम इज। गाइस कितने लोग हैं उस प्रोग्राम के अंदर? तो गाइस मैं यहाँ पे एक लिंक आपसे शेयर कर रहा हूं। दिस इज द पेमेंट लिंक फॉर 499 रुपीज ओनली, सिर्फ 499 का पेमेंट लिंक है। दिस इज ऑल्सो रिफंडेबल, राइट। मीटिंग आपसे होगी, मीटिंग आपसे मेरी होगी 30 मिनट्स की, 40 मिनट्स की, फ्राइडे सैटरडे संडे में से एक दिन मेरी टीम आपसे मीटिंग फिक्स कर लेगी। हम लोग 30 मिनट्स के लिए मिलेंगे, एक प्रॉपर डिस्कशन होगा आपके साथ कि क्या दिक्कतें आप फेस कर रहे हैं। अगर वो प्रोग्राम मुझे लगेगा आपकी दिक्कतें सॉल्व कर सकता है तो आप उस प्रोग्राम में जंप करें। मुझे लगेगा और आपको भी लगेगा नहीं संदीप सर फीस ज्यादा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, या मैं अभी और सोचूंगा, तो वो 499 रुपीज 100% रिफंडेबल, वो 499 आपके रिफंडेबल हो जाएंगे। वरना अगर आप आगे प्रोग्राम में मेरे साथ जाते हैं, वीआईपी प्रोग्राम में जंप करते हैं मेरे साथ, तो वो 499 रुपीज वहां पर एडजस्ट हो जाएंगे, राइट। उसके लिए भी आप इस रजिस्ट्रेशन लिंक पर रजिस्टर कर सकते हैं। विल मीट यू पर्सनली। मुझे लगेगा आपको वो प्रोग्राम अच्छा नहीं लग रहा है, आप सेल्स में आने चाहिए, तो मैं आपको सेल्स में शिफ्ट कर दूंगा। दैट इज नॉट इशू। भाई मुझे लगेगा नहीं आपको वीआईपी प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करना, सेल्स प्रोग्राम ज्वाइन करना है, दैट डिसीजन यू कैन टेक ऑन दैट मीटिंग। आप वो मीटिंग में ले सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको उसी मीटिंग में इन्फॉर्म कर दूंगा। बट फर्स्ट आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द चैलेंजेस। उससे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा, 8-10 क्वेश्चन का फॉर्म होगा, दैट यू नीड टू फिल, राइट गाइस। सो गाइस हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू अप्लाई फॉर द प्रोग्राम? कितने पार्टिसिपेंट्स इस बैच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, रनिंग बैच जो हमारा शुरू हो रहा है अब? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू अप्लाई फॉर दैट? कितने लोग अप्लाई करना चाहते हैं गाइस? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू अप्लाई? अभी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं आप, सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं। अगर एवरीथिंग गोज गुड, सारी मीटिंग बढ़िया जाती है, आपका इंटरव्यू बढ़िया जाता है, एवरीथिंग गोज गुड, देन यू विल बी एबल टू हैव दिस। अच्छा, वी ऑलरेडी उस्मा से तो मीटिंग मेरी हो चुकी है। नो वरीज उस्मा, देन हम एक बार टेलीफोनिक डिस्कशन कर लेंगे, राइट। तो गाइस जो लोग उस 1-to-1 मीटिंग के लिए मेरे साथ अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने लिंक यहाँ पे शेयर किया है। इट्स 499 रुपीज, इट्स 100% रिफंडेबल लिंक। इस वीक में, अगले वीक में आपसे मुलाकात होगी, मेरी टीम आपसे बात कर लेगी। माय टीम विल टॉक टू यू, राइट, कि मेरा मीटिंग शेड्यूल कब है, और उसके अकॉर्डिंग आपको जूम लिंक शेयर कर दिया जाएगा। 30 to 40 मिनट्स की मीटिंग चलेगी, 30 to 45 मिनट्स की पूरी मीटिंग आपकी और मेरे बीच में चलेगी। मिनिमम टाइम इज 30 मिनट्स, मैक्सिमम इज 45 मिनट्स, राइट। तो फ्राइडे सैटरडे संडे में से किसी एक दिन होगी, या फिर अगले फ्राइडे सैटरडे एक दिन होगी, तो माय टीम विल डिसाइड विद यू, राइट गाइस। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं हमारे नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोग्राम के लिए, मैं ज्वाइनिंग की बात नहीं कर रहा, अप्लाई करना चाहते हैं और उस इंटरव्यू में आना चाहते हैं और 1-to-1 डिस्कशन करना चाहते हैं, फिर आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको अगले प्रोग्राम में जाना है नहीं जाना, वो आपका पर्सनल चॉइस रहेगा। वो लिंक मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया गाइस, आई हैव शेयर्ड द लिंक। इस लिंक के ऊपर आपको अपनी फीस सबमिट करनी है, इट्स अ रजिस्ट्रेशन फीस। इस लिंक के ऊपर आपको अपनी फीस सबमिट करनी है गाइस, इट्स अ रजिस्ट्रेशन फीस, राइट। तो लिंक मैंने शेयर कर दिया है, तो जल्दी से अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म में लिंक को क्लिक कर दें एंड जस्ट अप्लाई फॉर दिस नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोग्राम गाइस।
राइट। अभी अगली अनाउंसमेंट बाकी है, और जैसी अपनी एप्लीकेशन फीस सबमिट करें मुझे कंफर्म जरूर बताइएगा, प्लीज कंफर्म मी। इट इज नॉट अ सेल्स कॉल, ये कोई सेल्स कॉल नहीं होगी दैट कि आप मेरे पास मिले और मैं आपको प्रोग्राम भेजू। नो, इट विल बी अंडरस्टैंडिंग कॉल। ये एक अंडरस्टैंडिंग कॉल होगी कि ये प्रोग्राम आपकी हेल्प का है भी या नहीं है, आपके चैलेंजेस क्या हैं, आपकी दिक्कतें क्या हैं, किस एरिया में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये प्रोग्राम आपको हेल्प कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कर पाएगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं कर पाएगा तो वहीं पे मीटिंग क्लोज करके, और 499 विल बी कंप्लीटली रिफंडेबल। राइट गाइस? any doubts, any question, anyone has any questions, guys? Mr. Namdev has applied for this. Great, Mr. Namdev. Mr. Namdev has applied. Great. Anyone else want to apply, guys? Great. So link मैं आपसे ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आप अप्लाई कर दीजिएगा, and then my team will fix up a meeting. I'm again repeating, we are only going to take 4 to 5 participants for this. सिर्फ 4 से 5 पार्टिसिपेंट्स ही हम इसमें लेने वाले हैं, नॉट मोर देन दैट। राइट, अब आते हैं लास्ट वीक के विनर्स की लिस्ट पे। रेडी फॉर विनर्स लिस्ट गाइस? रेडी है विनर्स लिस्ट के लिए? रेडी फॉर विनर्स लिस्ट? जो ऑलरेडी उस प्रोग्राम में, बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऑलरेडी उस प्रोग्राम में है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो 2-3 हफ्ते से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीपीएस मास्टरी में और वो अप्लाई करना चाहते हैं उस प्रोग्राम के लिए, उनकी सिर्फ बात कर रहा हूं। राइट, सो पहले आते हैं ट्रेनर्स चॉइस अवार्ड पे। ट्रेनर्स चॉइस में इस बार 2 लोग हैं, 2 नाम शामिल हैं। नंबर 1 है हुमा और नंबर 2 है मिस्टर निखिल। ट्रेनर्स चॉइस क्या होता है? ये वो लोग हैं जिनमें काबिलियत है, पोटेंशियल है, लेकिन अभी उनका सिक्का नहीं चल रहा है। अगर पॉलिश करेंगे, थोड़ा सा उनके ऊपर काम करेंगे तो दे कैन बिकम सुपरस्टार। तो ये दोनों है ट्रेनर्स चॉइस अवार्ड में। अगली कैटेगरी हमारी है बेस्ट इंप्रूवमेंट्स। जिन पार्टिसिपेंट्स ने इस हफ्ते टॉप क्लास इंप्रूवमेंट को शो किया, उनके नाम है मिस्टर जयशंकर। जयशंकर साहब, आपका स्केल नीचे आया है। राइट, आप बेस्ट परफॉर्मर थे इस बार, ट्रेनर बेस्ट इंप्रूवमेंट में, मतलब आपका ग्रोथ नीचे की तरफ आया है, पर स्टिल इंप्रूवमेंट अच्छी हो रही है। ज्योति, उस्मा, राकेश, मिस्टर जीवन, मिस्टर सुशील, मिस्टर शोभित, मिस्टर ज्योति प्रसाद, डॉक्टर अविनाश, सरिता एंड मिस्टर प्रसाद, ये सारी लिस्ट है हमारी बेस्ट इंप्रूवमेंट की, जिन्होंने अपने पिछले 3 डे वर्कशॉप की कंपैरिजन में और रीसेंट वर्कशॉप की कंपैरिजन में अपने अंदर एक अच्छा इंप्रूवमेंट शो किया। दैट इज द बेस्ट इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट हमारा है बेस्ट परफॉर्मर। बेस्ट परफॉर्मर की लिस्ट में नंबर 1 राहुल कुलकर्णी। राहुल, गुड जॉब डन, रियली इंप्रेस्ड। नंबर 2 है मिस्टर हिम्मत। हिम्मत जी, वेरी गुड जॉब डन। नंबर 3 है सुब्रता। मिस्टर सुब्रतो, वेरी गुड जॉब डन, बेस्ट परफॉर्मेंस, लेकिन मिस्टर सुब्रतो आप स्टार परफॉर्मर बन सकते हैं। नेक्स्ट है अदिति। अदिति, आपका ग्राफ नीचे आया है, स्टार परफॉर्मर से आप बेस्ट परफॉर्मर बनाइए अदिति, तो बाउंस बैक। मिस्टर मनोज, बेस्ट परफॉर्मेंस, एंड मिस्टर सुमित, बेस्ट परफॉर्मेंस। मिस्टर सुमित, आप भी जानते हैं कि आप स्टार परफॉर्मर मटेरियल हैं, तो अपने आप को यहां पे स्टक ना करें। अगला हमारा अवार्ड आता है, दैट इज कॉल्ड स्टार परफॉर्मर्स। तो 2 स्टार परफॉर्मर्स है हमारे, नंबर 1 नितेश, नंबर 2 विशाल। गुड जॉब डन, दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। नंबर 1 नितेश, नंबर 2 विशाल, बहुत बढ़िया गाइस, आप दोनों स्टार परफॉर्मर्स बने इस बार, गुड जॉब। और जैसा हमारा की चाय मीटिंग में डिस्कशन हुआ था पिछली बार जो विनर्स से हुई थी, कि हर बार हम एक सुपरस्टार चुनेंगे, सुपरस्टार ऑफ द वीक। तो इस हफ्ते का सुपरस्टार ऑफ द वीक जाता है हमारा, एक ही इंसान चुनेंगे सुपरस्टार में हर हफ्ते, और वो जाता है मिस्टर नामदेव को। गुड जॉब डन गाइस, मिस्टर नामदेव, कांग्रेचुलेशंस टू यू, गुड जॉब डन। राइट, thank you so much everyone, great, so this was a session guys, right? Thank you so much, congratulations to everyone. सुमित, bounce back करना है अगली बार। विशाल, good going, इस बार बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। राइट, और जाने से पहले मैं लिंक दोबारा से गाइस शेयर कर रहा हूं यहाँ पे, आई एम शेयरिंग द लिंक अगेन। ये एप्लीकेशन फीस है, दिस इज एप्लीकेशन फीस फॉर द प्रोग्राम। राइट, तो जो लोग इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस बार हम प्रॉपर इंटरव्यू ले रहे हैं, 30 मिनट्स का मेरी डिस्कशन होगी उनके साथ। तो इंटरव्यू के बाद ही हम लोग शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं कि कौन पार्टिसिपेंट हमारे वीआईपी प्रोग्राम में जाएंगे। राइट, तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, लिंक मैंने शेयर कर दिया, आई हैव शेयर्ड द लिंक हियर, एंड दिस एप्लीकेशन लिंक, जो लिंक है दैट विल बी एप्लीकेबल ओनली टिल दिस कमिंग
संडे, दिस संडे तक ये लिंक एप्लीकेबल रहेगा। संडे को हम एप्लीकेशंस क्लोज कर देंगे। वी विल क्लोज द एप्लीकेशंस ऑन संडे। क्लियर गाइस? इज एवरीवन क्लियर? तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं इस वीआईपी प्रोग्राम के लिए, टोटल पर्सनालिटी मास्टरी प्रोग्राम के लिए, बिफोर संडे आपको अप्लाई करना है। संडे रात को ये लिंक हम एक्सपायर कर देंगे एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई। तो फिर उस पर मेरी मीटिंग होगी और शॉर्टलिस्ट करने के बाद हम लोग उसमें से नेक्स्ट बैच को हम लोग पार्टिसिपेंट्स को क्रिएट करेंगे। राइट गाइस? इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम गाइस, यकीन मानिएगा। हमारा जो टोटल पर्सनालिटी मास्टरी प्रोग्राम है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम अक्रॉस कंट्री। जो पार्टिसिपेंट हैं आप उनसे अगर पूछेंगे तो आपको बता देंगे, जो क्वालिटी ट्रेनिंग वहां पे होती है, द थिंग्स यू विल लर्न फॉर एटीट्यूड, गोल, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, तो आपको पार्टिसिपेंट बताएंगे, मिल जाने की जरूरत भी नहीं है। कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं, दे कैन शेयर देयर एक्सपीरियंस कि कितना क्वालिटी प्रोग्राम है। राइट? तो इसलिए हम लिमिटेड लोगों को लेते हैं ताकि लिमिटेड पार्टिसिपेंट एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म कर पाए। राइट गाइस? तो संडे से पहले पहले अपने प्रोग्राम में अपनी सीट को बुक अपने अप्लाई कर लीजिएगा, फिर हम मीटिंग करेंगे एंड देन विल गो फॉर इट। मैं था आपका कोच संदीप परेरा। आपसे मुलाकात करूंगा अब मैं नेक्स्ट मंडे लाइव सेशन के अंदर। सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।